अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और हम लोग जो नॉवल पढ़े थे फौजी की जान, जिसकी राइटर है ज़ुरवा शेख, उसका ये फाइनल लास्ट एपिसोड है। और इसके पिछले एपिसोड में बहुत रोई थी क्योंकि ये बहुत अच्छा नॉवल जा रहा था। अगर लास्ट में उसकी डेथ ना होती और मतलब वहाँ पे ही हमारा नावल ख़त्म हो जाता, इनकी शादी हो जाती, थोड़ा सा एंड दिखाते, बस ख़त्म करते, हैप्पीली ख़त्म हो जाता, मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ और हमारे हीरो की डेथ हो गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, शदीद ज़्यादा। मतलब मैं अभी तक उस फेज़ से बाहर नहीं निकली कि हमारा हीरो की डेथ हो गई। और ये नावल मुझे अब लाइफ टाइम याद रहने वाला है। अगर मुझे पहले पता होता ना नावल में डेथ हो जाएगी हीरो की, तो मैं ये कभी अपने चैनल पे नहीं करती। बट होप सो कि इसकी एंडिंग, क्योंकि अभी भी इसकी 9 एपिसोड्स हैं, ये 31 है, इसकी 39 एपिसोड हैं, उस आप इसी में आपको मिलेंगी। और अभी भी है इतना, तो मतलब इसमें क्या होगा इसके बाद, या अल्लाह। अभी भी पता नहीं क्यों मैं, मतलब अब तो है एक कि वाकई उसकी डेथ हो गई है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। वैसे भी जहाँ पे हमने और नॉवेल्स भी काफ़ी ऐसे पढ़े हैं मैंने, जिसमें हमारा हीरो मर जाता है, उमर मर जाता है, वजदान मर जाता है, तो कुछ नहीं होता। चलो रिलैक्स। और अब जो हम पढ़ते हैं अब आगे, तो क्योंकि अब इमोशनल सीन्स चले गए हैं, तो अब तो बस अच्छा ही रहेगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। एक बेटा और एक बेटी हुई तो मज़ा आ जाएगा। बेटे का नाम मिराक और बेटी का नाम हम अनाबिया रखेंगे। एहसन की बात इसके दिमाग में घूम रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारे नाम है। दानियाल साहब ने अनाबिया को गोद में लेते हुए कहा। मामा, आयशा ने रफ़त बेगम से कहा, तो रफ़त बेगम इसका इशारा समझती हुए मिराक को आयशा के हाथों में थमा गई। इसने सोते हुए मिराक के माथे पर बोसा दिया। सारा और मोमना भाभी नहीं आई मामा? इसने सौलहा बेगम से पूछा। नहीं बेटा, वो घर पर ही हैं। जल्दी से उठो, फिर इनसे मिलने चलते हैं। इन्होंने आयशा के माथे पर बोसा देते कहा। आयशा राना मेंशन की जगह शेख विला आ गई थी। अब वो अपने बच्चों में घुल गई थी। इसने अब दुनिया की परवाह नहीं की थी। वो सिर्फ एहसन के कहे को पूरा कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर भी हमारे बेबी को ध्यान रखोगी, है ना? हाँ एसर, मैं ध्यान रखूंगी हम दोनों के बच्चों का। एक अहद दिल में हो चुका था, मगर अभी भी एक कसक सी जिंदगी में बाकी थी कि अगर कुछ और देर वो रुक जाता तो इसका क्या जाता था। बट जो टाइम में लिखा है वही तो है। रियलिटी में ये कितना, मतलब ये तो एक नॉवल है ना, हमें इतना दुख हो रहा है, बट रियलिटी में भी ऐसे होता है। कसम से जो फौजी हमारे लिए बॉर्डर्स पे होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। ये तो एक नॉवल है, हम इतने इमोशनल हो रहे हैं। सही सी बात है यार, सलाम है उन माओं को और उन वाइफ्स को कि इतना दिल बड़ा करके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को भेजती हैं कि कुछ भी हो सकता है। ख़ासकर जो बहुत बॉर्डर्स पे होते हैं फौजी वगैरह, जो मेन बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं ना, जिनको रिस्क होता है किसी भी उसका। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दुनिया में सिर्फ 3 लोग ही थी, अनाबिया, मिराग और रफ़ेद बेगम। वो खुश थी अपनी इस छोटी सी दुनिया में, मगर इसकी इन खुशियों को आग लगाने वाला भी पहुंच चुका था। हैं, अब क्या होने वाला है? मामा देखें मिराग चल रहा है। आयशा ने लाउंज में बैठकर रफ़त बेगम को आवाज़ दी थी। रफ़त बेगम इसकी पुकार पर भागी भागी आई थी। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे पोते को बुरी नज़र से बचाए, आमीन। बीबी जी, तो बाहर छोटे साहब का कोई दोस्त आया है। चौकीदार ने आकर रफ़त बेगम से कहा। कौन है? पता नहीं जी, वो कह रहे हैं कि वो छोटे साहब का दोस्त है और आपसे और छोटी बीबी से मिलना चाहता है। अच्छा चलो ठीक है, इसे गेस्ट रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है बेबी जी। कौन हो सकता है मामा? आयशा ने हैरत से पूछा। हम पता नहीं बेटे, मिराग के पास रहो, मैं देख कर आती हूँ। रफ़त बेगम ने अपना दुपट्टा सही करते हुए कहा। मेरा बेबी अभी अभी चला था, मामा का बेटा अभी चला था। आयशा वापस मिराग में मशगूल हो चुकी थी। छोटी बीबी जी, वो आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। फिरोज़ा ने हाँफते हुए आयशा से कहा। क्यों, क्या हुआ है? आयशा ने मिराग को गोद में उठाते हुए कहा। पता नहीं जी, वो आपको बुला रही हैं। अच्छा मैं जाती हूँ। आयशा गेस्ट रूम में गई तो आगे मनान सोफे पर बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मनान भाई। वालेकुम सलाम। क्यों हो गए हैं बेटे? बैठे ना। मनान वापस सोफे पर बैठ गया और आयशा रफ़त बेगम के साथ बैठ गई। आंटी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, एहसन की शहादत की खबर मुझे चंद माह पहले ही मिली। असल में मैं अफ़गानिस्तान चला गया था, 2 महीने पहले ही वापस हुई है। मनान ने तमहीद बांधते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें भी अल्लाह की मसलहत पोशीदा हो गई। मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि एहसन मेरा बेटा था। रफ़त बेगम ने एक मान से कहा था। हम लोग अपनी फैमिलीज़ को फ़ख्र के अलावा दे ही क्या पाते हैं? ये एहसन का बेटा है।
منان نے مراق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، عائشہ نے لفظی جواب دیتا مناسب سمجھا۔ کیا میں؟ منان نے جھجکتے ہوئے عائشہ سے سوال کیا۔ جی آف کورس۔ عائشہ نے منان کو پکڑا دیا۔ بہت کیوٹ ہے، منان نے تعریف کی۔ اپنے بابا پر گیا ہے، عائشہ جھجکتے آنکھوں سے جواب دیا، جھکی آنکھوں سے سوری عائشہ نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ چلے پھر آنٹی میں چلتا ہوں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ منان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عائشہ مراق کو پکڑے منان کو باہر تک چھوڑنے آئی۔ وہ تینوں جب باہر آئے تو بشر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے تینوں کو اکٹھے دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک خیال نے جنم لیا، اور اس خیال جو مجھے لگ رہا ہے کہ بشر کے دماغ میں جو خیال آ رہا ہے اس پہ میرا دل کر رہا ہے کہ بشر کے منہ پہ چانٹا لگاؤں۔ السلام علیکم بشر، منان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے منان؟ بشر نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں کیسے؟ وہ اصل میں احسن کی نیوز سنی تھی تو چلا آیا۔ او اچھا، تم احسن کو کیسے جانتے تھے؟ وہ ایکچولی میرا کولیگ تھا۔ اچھا چلو پھر آؤ کسی دن میرے گھر، مجھے بھی خدمت کا موقع دو۔ منان بولا، جلد آؤں گا، اور وہ دونوں نے مصافحہ کیا اور منان باہر نکل گیا، جبکہ بشر عائشہ کی طرف بڑھ گیا۔ بشر کی منان کے ساتھ ہیلو ہائے عائشہ سے ہی کی وجہ سے تھی، کیونکہ منان اور عائشہ کلاس فیلوز تھے اور بشر یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ کیا حال ہے مراق کا؟ بشر نے مراق کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی کی جان۔ میری بھانجی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، وہ سو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہے، عائشہ نے راہداری سے گزرتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا نکالوں آپ کے لیے؟ ارے نہیں، میں گزر رہا تھا تو سوچا کہ ملتا جاؤں۔ چلیں، یہ تو بہت صحیح کیا۔ سارا کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور آلیان تمہیں بہت مس کر رہا تھا، آؤ نا کسی دن۔ ارے بشر آیا ہے، رفعت بیگم نے بشر کو دیکھ کر کہا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ بشر نے مؤدب لہجے میں کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بشر کے سر پر پیار کیا۔ تو آنٹی آپ ریٹائرمنٹ کب لے رہی ہیں؟ بشر نے کسی خیال کے تحت ان سے کہا۔ ارے بیٹا، ریٹائرمنٹ تو اب جلدی ہی ہو رہی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ ہی رہوں۔ رفعت بیگم نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ انہوں نے کچھ دیر ادھر ادھر ہی کی باتیں کی، پھر بشر گھر کی طرف ہو لیا تھا۔ راستے میں ڈرائیو کرتے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ ضرور ان کو نا آپس میں ملانا چاہتا ہوگا۔ یا اللہ پلیز ہیروئن یہ مت کر لینا، میرا دل سے تم اتر جاؤ گی۔ گھر آ کر وہ، بلکہ کیا پتہ کافی لوگ کو یہ برا لگ رہا ہو کہ اسے کیوں کریے، بٹ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں ایسا کبھی نہ ہو۔ مطلب ناول ہی ہے، بٹ ناول اس طرح اس کی سیکنڈ لڑکی کی شادی نہیں ہو، مطلب ٹھیک ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنی لائف ہیپیلی انجوائے کر سکتی ہے، ہاں اس کو چلو آگے دیکھتے ہیں، چھوڑ میں کچھ نہیں بولتی۔ گھر آ کر وہ مضطرب رہا تھا تو وہ سارا سے رہا نہ گیا کہ وہ پوچھ بیٹھی، کیا ہوا ہے بشر، آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں تو، بشر نے دو ٹوک جھوٹ بولا تھا۔ مجھے بتائیں کوئی آفس میں مسئلہ ہے؟ اس نے بشر کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آفس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج آپ عائشہ کی طرف گئے تھے نا، کوئی مسئلہ ہوا ہے بتائیں نا۔ یار سارا، عائشہ بہت چھوٹی ایج میں بیوہ نہیں ہو گئی؟ بشر، اللہ نے کوئی مصلحت دیکھی ہوگی۔ نہیں، میں سوچ رہا تھا ابھی اس کی ایج ہی کیا ہے، صرف 26 کی ہے، کیوں نہ ہم اس کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں؟ آپ کا دماغ تو سیٹ ہے؟ اس نے یہ بات سنی بھی تو اس نے پورے گھر کو آگ لگا دینی ہے، اس کے غصے کا آپ کو پتہ بھی ہے بشر؟ سارا نے سنجیدہ لہجے میں ایک حقیقت آشکار کی تھی۔ مگر سارا، اگر وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کرے گی تو ہم بڑوں کو ہی اسے سمجھانا پڑے گا۔ بشر نے ایک درست بات کی تھی بشر، لیکن وہ نہیں مانے گی، اسے منانا ہوگا۔ میں بابا سے بات کرتا ہوں، مگر پھر کس سے کرے گی وہ شادی؟ ہم یہ بھی سوچ لیں گے، وقار بھائی سے اس متعلق بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سارا نے بھی اب ایک رائے دی تھی۔ ہاں، اور وقار سے بہتر آپشن ہو بھی کیا سکتا ہے؟ بشر نے خوشی سے سارا کے انتخاب کو داد دی تھی۔ ہیں؟ نہیں ہوگا بابا، مگر یہ سب کچھ صحیح ہے، جائز ہے اسلام میں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن لاوارث ہو جائے؟ میں انابیہ اور مراق کو یتیمی کی زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا۔ بشر نے دانیال صاحب کو قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس بات سے قائل نہیں تھے۔ بشر بیٹا، ہم اپنی جگہ درست ہیں، مگر عائشہ مانے گی کیا؟ انہیں نہ تم خود سوچو۔ نہیں نا، تم خود سوچو۔ دانیال صاحب نے بشر کی عقل پر ماتم کرنا چاہا، پر بابا جانی، بشر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور ہم بھی بشر کا ساتھ دینے میدان میں اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ راضی ہو گئی تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ کل بھی اسی کی زندگی اور اسی کا فیصلہ تھا، اور آج بھی۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے اور اپنے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ احسن کو گزرے 2 سال ہونے کو آئے تھے، سب کچھ معمول پر آ رہا تھا۔ عائشہ زندگی سے سمجھوتا کر چکی تھی، کیونکہ آج بھی اس کے کانوں میں احسن کی نم آوازیں گونجتی تھی، یہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ہیلو، السلام علیکم وقار، کیا خیال ہے؟
क्या हाल है? बशर ने फ़ोन पर वकार से बात करनी मुनासिब समझी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज मुझे कैसे याद कर लिया? वकार ने शिकवा किया। बस तुझे पता ही है कि क्या क्या हो गया है इन 2 सालों में। बशर, मुझे यार आज भी बहुत याद आता है एहसन। ऐसे लगता है जैसे अभी वो गाड़ी से निकलेगा और मेरे गले लग जाएगा। यकीन तो मुझे भी नहीं आता, इतने सालों का साथ था चंद लम्हों में टूट गया और मैं बस तमाशाई बना रहा। वकार बोला, तो मिलते हैं कहीं, क्या कहता है? ठीक है, जब मर्जी आ जा। चल ऐसा करते हैं, बस मैं कल कराची जा रहा हूँ, पहले इधर आ जाता हूँ, फिर कराची की फ़्लाइट पकड़ लूँगा, सही है? कल तो मुश्किल ही है, ऐसा करते हैं किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये भी सही है, मेरे पास भी टाइम थोड़ा होगा। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बशर ने फ़ोन बंद कर दिया। चाय? सारा ने बशर के चाय का कप पेश किया। थैंक यू, बशर ने कप थामते हुए कहा। खैर है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। किसका फ़ोन था? सारा ने अपना कप पकड़कर इसके सामने बैठते हुए कहा। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, वकार का फ़ोन था, अब शायद खुशियाँ लौट आएँ। बशर ने एक शहर में कहा था, खुशियाँ जल्द आएंगी, आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। सारा ने चाय का सिप लेते हुए कहा। किसी ने भी इन इरादों की खबर आयशा को ना होने दी थी, और ये सब कुछ बशर ही की फरमादात थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है तू? बशर ने वकार से बकलगीर होते हुए कहा। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना कैसा है? भाभी ठीक हैं? घर ये सब खैरियत से है? घर पे सब खैरियत से हैं? वकार ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, सब ठीक है। खाला की तबीयत अब कैसी है? बशर ने इसके सामने वाली कुर्सी पर बिराजमान होते कहा। हाँ, अम्मी भी बिल्कुल ठीक हैं, बस अब अकेली हो गई हैं। वकार ने एक सर्द आग भरते हुए कहा। बशर ने इसी बात को गनीमत जाना। 2 कॉफ़ी प्लीज़। ऑर्डर देकर वो वकार की तरफ मुतवज्जो हुआ और तमहीद बांधी। वकार, तू शादी कर ले, खाला की भी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी। बशर ने एक मुखलिस दोस्त की तरह मशवरा दिया। लड़कियां दरख्तों पर नहीं लगती, और वैसे भी एक दफ़ा ठोकर खा चुका हूँ, बहुत मुश्किल से संभाला है, दूसरी दफ़ा मुंह के बल गिरना नहीं चाहता। वकार ने कॉफ़ी का मग लेते हुए कहा। बशर फिर से बोला, तो आयशा से शादी कर ले। वकार ने कॉफ़ी का एक सिप ही लिया था और बशर की बात पर फवारे की तरह मुंह से उगल दिया था। प्लीज़ वकार, तुम उसके भाई थे, खबरदार हो तुम्हें दिमाग में बात भी लाई तो। ये मैं खुद से कह रही हूँ, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है ये। तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? इसने नैपकिन से अपने कपड़े साफ करते हुए कहा। बशर बोला, यार मैं अपनी बहन को यूं उजड़ी हाल में नहीं देख सकता, मेरी भी वो बहन ही है, और बहन से बढ़कर वो मेरी दोस्त की बेवा है। हमारे भाई शहीद की बीवी को सिवाय इज्जत के दूसरी नज़र से उठाकर नहीं देखा जाता। वकार फौरन ही तिलमिला उठा था। मगर मैं क्या करूं, मैं अपनी बहन के बच्चों को यूं यतीमी की ज़िंदगी नहीं देना चाहता। बशर ने अपना सर अपने हाथों में गिरा कर दिया। देख, तू अल्लाह से नाउमीद ना हो, आयशा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा, तू मायूस ना हो, मगर मुझसे उम्मीद न रख। वकार ने दोस्ताना लहजे में इसे समझाना चाहा था। बशर इसकी बात समझ गया और बोला, एहसन मेरा भी दोस्त था, जिगरी यार था, मगर आयशा मेरा जिगर है। मैं अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बहन को जब भी देखता हूँ तो एक मलाल है दिल में उठता है। मैंने इसकी ज़िंदगी उजाड़ दी, मैंने क्यों एहसन की बात मान ली? यार ठीक है, वो शहीद हुआ है, मुल्क के लिए गया है, तो ठीक है, क्या इसमें दूसरी शादी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा क्या? समझ मुझे नहीं आ रही। अल्लाह का फैसला था भाई, उसमें मान जाओ। मैंने क्यों इसका साथ, इसके हाथ में अपनी बहन का हाथ थमा दिया? वो काफ़ी रंजीदा हो गया था। अच्छा, हम मिलकर इसका कोई हल ढूंढते हैं, तो अल्लाह पर तवक्कुल रख। वकार ने मामला संभाला, फिर इससे कोई इधर उधर की बातें की और अपनी फ़्लाइट के लिए निकल गया। बशर का क्या कहा वकार भाई ने? सारा ने कमरे में आकर बशर से सवाल किया। कुछ नहीं, बस वो इससे शादी नहीं करेगा। वो थके थके अंदाज में बोला। क्यों? सारा ने अपनी परेशान देखकर इसके साथ बैठते हुए पूछा। क्योंकि इसके मुताबिक वो इसकी बहन है और वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बशर अपनी आस्तीनें फोल्ड करते हुए बोला। चले कोई बात नहीं, हम कोई और देख लेते हैं। सारा ने इसे तसल्ली दी थी। बशर ने इसकी तरफ देखकर पलकें मींची थी। सारा इस वक्त बशर को सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दे सकती थी। वो भी आयशा को दोबारा को खुश देखना चाहती थी, मगर वो तो पहले ही अपनी ख्वाहिशों की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी थी। अब मजीद इसमें सकत नहीं थी कुछ खोने की। आज इसे बहुत शिद्दत से एहसन याद आ रहा था, न जाने क्यों। ये भी कहीं कोई अंदेशा तो ना था कुछ खो देने का। जब याद ने ज़्यादा शिद्दत पकड़ी तो वो मुलाजमा को लेकर कब्रिस्तान आ गई। रफ़त बेगम इस वक्त अपने क्लिनिक पर थी। मिराक और अनाबिया को इसने गाड़ी में मुलाजमा के साथ बिठाया और ख़ुद अकेली ही कब्रिस्तान की तरफ होली थी। इसने कब्र पर फूल बिछाए और कब्र के पास बैठ गई। ऐसा न जाने क्यों आज आप बहुत याद आ रहे हैं, तो सोचा कि मैं इधर ही आ जाऊँ। याद है आपने ही कहा था कि आपकी कब्र पर आ जाया करूं जब आपकी याद ज़्यादा आया करे। एहसन क्यों गए इतनी जल्दी आप?
آپ کو پتہ ہے کل انابیہ ہماری بیٹی پہلی دفعہ بولی تھی، پورے 1 سال اور 3 مہینے کی ہو گئی ہے دونوں۔ پتہ ہے انابیہ کیا بولی؟ بابا۔ احسن اب تو وہ دونوں بچے ہی، جب وہ دونوں بڑے ہوں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی کہ کہاں ہیں ان کے بابا؟ میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ ایک شہر میں بول رہی تھی، پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ادھر سے کوئی جواب نہیں ملنا، پھر بھی ہمیشہ کی طرح اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ناکام لوٹنے والی تھی، چادر آنسوؤں سے بھگو کر، لیکن یہاں آ کر اسے سکون بہت ملتا تھا۔ اسے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جب تک وہ قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، احسن اسے کندھے دیے ہوئے ہے، مگر تخلیل کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب بھی ہمیں ہیرو یاد آتا ہے نا تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ مجھے ہیرو بہت پسند آیا تھا، بہت زیادہ اچھا تھا، مطلب مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اس کا کریکٹر، ہیرو اس ناول کا۔ چلا آگے جاتے ہیں۔ ہیلو بشر، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ منان کی آواز فون پر ابھری۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، کہاں ملنا ہے؟ بشر نے جواب دیا۔ مجھے ایسا کیوں فیل آ رہا ہے کہ منان کچھ نہ کچھ شادی کے لیے کرے گا اس سے، لیکن پلیز رائٹر اب پلیز وہ مت کر لینا، اچھا سا اس کو اینڈ دے دینا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی ہیپی خوشی اینڈ ہو۔ دیکھتے ہیں۔ بشر نے جواب دیا، کل ریسٹورنٹ پہ آ جانا، منان نے کہا۔ چل ٹھیک ہے کہہ کر بشر نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی، بشر ساری رات یہی سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ مطلوبہ ریسٹورنٹ پہنچا۔ منان وہاں پر پہلے ہی موجود تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا، پھر وہ دونوں آمنے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا ضروری بات کرنی تھی منان؟ بشر نے بات شروع کی۔ وہ ایکچولی بشر دیکھو، میں بات گھما پھرا کر نہیں کروں گا۔ احسن کی ڈیتھ کو مجھے بھی بہت افسوس ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میری ماما اور میں نے ہمارے بابا کی شہادت کے بعد کی زندگی گزاری ہے، وہ زندگی عائشہ اور اس کے بچے کے حصے میں نہ آئے۔ بشر کو اب کچھ بات سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ منان پھر سے بولا، دیکھ تم مجھے غلط مت سمجھی، میں بس عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آخری بات پر نظریں جھکا لی اور بشر کے تھپڑ کا انتظار کرنے لگا۔ بشر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا اور اسے کھڑا کر کے گلے لگا لیا۔ منان کو ایک پل کے لیے یقین نہ آیا۔ بشر بولا، تم نے تو میری ساری ٹینشن ہی ختم کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر وہ لوگ بیٹھے اور کچھ دیر یوں ہی باتیں کی، پھر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن مجھے فیل آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ شادی نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں ابھی، کیونکہ وہ ہیرو سے اتنا پیار کرتی تھی یار، کیسے کر لے گی شادی؟ دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی منان نے یہ کہا ہے؟ سارا نے بے یقینی سے بشر کو جھنجھوڑا۔ ہاں میری جان، منان نے خود مجھ سے یہ بات کی ہے۔ بشر نے اسے یقین دلانا چاہا، مگر وہ کیسے مانے گی؟ سارا بولی، اس کا بھی پلان ہے میرے پاس۔ بشر بولا، کیسا پلان؟ اچھا چلو بتاتا ہوں۔ بشر نے سارا کو بتانا مناسب سمجھا۔ سارا اس کا منصوبہ سن کر بولی، کیا واقعی وہ مان جائے گی؟ اب باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح نہیں ہے، بشر نے کہا۔ ہاں اللہ بس خیر کرے۔ بشر نے سب کو اپنے پلان میں شریک کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس سب پر رفعت بیگم کو بھی بات کر لی تھی اس سب کے متعلق، اور وہ مان گئی تھی۔ اللہ پلیز ہیروئن تو مت مان جانا، کچھ کر جانا، بھاگ جانا، لیکن شادی مت کرنا، ملٹری پریشر میں مت آ جانا۔ اب بس پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ہیلو عائشہ، کیسی ہو؟ فون پر سارا کی آواز ابھری۔ عائشہ جو ایک کان سے فون کو لگائے اور دوسرے ہاتھ میں انابیہ کو اٹھائے سلا رہی تھی، بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر مجھے آج کیسے یاد کر لیا؟ ایک تو تم ہر وقت اپنی شکایتی پیٹی نہ کھول لیا کرو۔ اچھا میری بات سنو، بڑی امپورٹنٹ قسم کی نیوز ہے۔ عائشہ نے انابیہ کو اس کے جھولے میں لٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ سارا بولی، کل گھر پر دعوت ہے، تم لوگ بھی آ جاؤ، کافی دیر بعد گیدرنگ ہو جائے گی۔ نہیں یار، مجھ سے نہیں آیا جائے گا۔ کیوں؟ یار بابا تمہیں اتنا یاد کر رہے تھے، آ جاؤ تو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ماما سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ لازمی آنا ہے، نہیں تو میں نے تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے کے آنا تھا۔ اچھا بابا اچھا۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ وہ مان گئی۔ فون رکھتے ہی بشر نے سارا سے دریافت کیا۔ ہاں مان گئی، مگر بشر مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ بشر اپنے موقف پر قائم تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سب سے اس کی بہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ماما ایکچولی میں سارا نے فون کیا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج دعوت پہ ہم لوگ ادھر جائیں۔ رفعت بیگم بولی، ٹھیک ہے بیٹا تم چلے جاؤ۔ نہیں نہ ماما، آپ بھی چلیں ساتھ، عائشہ نے کہا۔ وہ بولی، نہیں بیٹا مجھ سے تو نہیں جایا جائے گا، تم بچوں کو ساتھ لے جاؤ۔ عائشہ بولی، ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی یہی رہ لیتے ہیں۔ عائشہ بولی، ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ بھی نہیں جاتے، ہم بھی یہی رہ لیتے ہیں۔ عائشہ بولی، ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ بھی نہیں جاتے، ہم بھی یہیں رہ لیتے ہیں اگر آپ نے نہیں جانا۔ لیکن رفعت بیگم جانتی تھی کہ سارا نے دعوت کیوں دی ہے، اس لیے عائشہ کا جانا لازمی تھا، لہٰذا وہ بھی چارہ نہ چارہ ساتھ چل دی۔ بیٹا تیار ہو گئی تم؟ رفعت بیگم نے عائشہ کو آواز دی۔ نہیں ماما، بس 5 منٹ دیں مجھے، بچوں کو پکڑے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بچوں کو تیار کر کے وہیں تھی
اس لیے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جلدی سے واپسی کمرے میں آئی، اپنا سوٹ لیا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سفید رنگ کا بالکل سادہ سا فراک پہنا ہوا تھا، کوئی چمک دھمک نہیں۔ فراک کے ساتھ سفید رنگ کی کیپری اور ساتھ میں لال رنگ کا دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، آگے اتنا سارا میک اپ پڑا ہوا تھا، اس نے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا لگائے۔ 2 سال تک وہ تو اس نے ان کاسمیٹکس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، آج بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، بس منہ پر لوشن لگایا اور جانے لگی کہ اچانک دماغ میں احسن کی آواز گھومی، مائی ڈیئر وائفی، جب بھی کہیں جاؤ نا تو یہ جو ہونٹ ہے نا ان پر ریڈ لپسٹک لگا کر جایا کرنا، یہ سوچ کر کہ میں نے ہی انہیں دیکھنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری اور وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹی، ایک سرد آ بھری اور اپنی ریڈ لپسٹک اٹھائی۔ وہ جب لپسٹک لگا رہی تھی اس نے ایسا محسوس ہو رہا تھا شیشے کے پیچھے بیٹھ کر احسن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پلیز اس کی باتیں مت دہراؤ، مجھے رونا آ رہا ہے۔ اپنی یقین دہانی کے لیے اس نے شیشے میں بیڈ کو دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، پھر خود کو ایک ہلکی سی چپت لگا کر مسکراتے ہوئے اپنا بیگ پکڑ کر نیچے آ گئی۔ اس کی ہیلز پورے گھر میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں احسن کی دی گئی انگوٹھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ چلے ماما چلو، اور وہ دونوں خواتین بچوں کو لے کر شیخ ولا کی طرف چل دی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وہ آتے ہی دانیال صاحب کے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولے، کیسا ہے میرا بچہ، اور میرے نواسے کدھر ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کے یہ جو نواسے اور نواسی صاحبہ ہے نا، دونوں نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، 1 منٹ کا سکون نہیں لینے دیتے مجھے۔ دانیال صاحب اس کی بات کے انداز پہ اپنا کہکا نہ روک سکے اور بولے، یعنی کہ بالکل اپنی ماما پر گئے ہیں؟ ہاں بابا جانی، میں کب آپ کو تنگ کرتی تھی؟ اس نے منہ پھلا کر کہا، نہیں بابا جانی، وہ ویڈیو گیمز تو کسی اور ہی سیارے کی مخلوق غصے میں توڑ دیا کرتی تھی، اور ہم اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولا۔ السلام علیکم سارا اور بشر نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بشر نے ملائکہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سارا؟ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سارا کے گلے لگی۔ سارا نے ایک نظر اپنی دوست کو دیکھا، وہ لڑکی جو تیار ہونے میں سارا دن لگا کرتی تھی، آج صرف ایک لال لپسٹک لگا کر آئی تھی، اس کا تو دل ہی رن گیا۔ بشر نے ملائکہ کو آلیان کے پاس بٹھا کر مراق کو گود میں اٹھایا لیا۔ عائشہ واپس دانیال صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی، رفعت بیگم صالحہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی، سب لوگ مکمل سے لگ رہے تھے سوائے اس کے۔ اس نے جب بشر اور سارا کو اکٹھے دیکھا تو دل میں ایک چابک سی لگی، کاش کہ ہم بھی، مگر اب وہ وقت بیت چکا تھا۔ کھانا تیار ہے۔ مومنہ اور سارا نے لاؤنج میں بیٹھتے تمام نفوس کو مدعو کیا۔ ڈائننگ ٹیبل باہر لان میں سیٹ کیا گیا تھا، سب لوگ لان کی طرف چل رہے تھے۔ عائشہ جب بیٹھی تو اس کی نظر سامنے والی کرسی پر منان نہ جانے کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کو لمحے بھر کے لیے اس کا وجود کھٹکا، مگر پھر اس نے بشر کا مہمان سمجھ کر دماغ جھٹک دیا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، وہاں پر کئی باتیں ہو رہی تھی، مگر وہ تو کھانا کھاتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ احسن کے ساتھ کیا گیا پہلا ڈنر اسے یاد آ رہا تھا، اس دن وہ کتنے ہینڈسم لگ رہے تھے، اسی خیال کے ساتھ اس کا کھانا اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ اب واپس سے ولا کی طرف ہو لیے تھے، ملازمین نے اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے لان میں نصب جھولے کی طرف بڑھ گئی اور غیر دانستہ طور پر وہاں بیٹھ گئی۔ منان نے موقع غنیمت جانا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے نظریں اٹھائی تو منان اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے جگہ چھوڑ کر کہا۔ ان کے درمیان تقریباً 2 فٹ تک کا فاصلہ تھا۔ منان نے بات شروع کی، لائف کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے یو نو۔ ہاں کافی ہو جاتی ہے، اپنوں کا سہارا ہونے کے باوجود ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کمی بچوں کو کافی محسوس ہوتی ہے، آفٹر آل اس سب سے گزرا ہوں، مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا۔ عائشہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموش ہوگی، جیسے اسے منان کی یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ منان پھر بولا، دیکھو عائشہ کو پہلے اس کا یوں مخاطب کرنا ٹھٹکا اور پھر اس نے اگنور کر دیا، کیونکہ اس سے دنیا والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایکچولی میں لائف ایک سانپ سیڑھی کی طرح ہوتی ہے، ایک غلط قدم اور سانپ کے منہ سے ہوتے ہوئے واپس اپنی اسی جگہ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے شروع کرتے ہیں، اس لیے تمہید باندھنی چاہیے تھی۔ تم پوائنٹ پہ کیوں نہیں آ رہے؟ عائشہ اس کے یوں بے تکلف ہونے پر بیزار ہو کر بولی، ایکچولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے کہوں۔ عائشہ مزید الجھ رہی تھی۔ اب منان اٹھا اور ایک گھٹنا کے بل بیٹھ کر بولا، سیدھے پوائنٹ پہ آتے ہیں، ول یو میری می؟ اس نے رنگ آگے کرتے کہا۔ اس وقت عائشہ کا خون کھول اٹھا، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ منان کے منہ پر مار دے۔ صحیح کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہاں، تمہارے دوست کی بیوہ ہوں، صرف بیوہ ہوں، لاوارث نہیں ہوں جو کوئی بھی آ کر حق جمائے، شرم سے ڈوب مرو۔ وہ بولتے ہوئے روحان سی ہو گئی تھی، بلکہ 2 آنسوں کے قطرے گلابی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مراق اور انابیہ لاوارثوں کی زندگی نہ گزاریں، وہ جو میں نے گزاری ہے، وہ جو احسن نے گزاری تھی۔ لاوارث نہیں ہے میرے بچے، ان کی ماں ابھی زندہ ہے، وہ اپنے بچوں کو لاوارث کہنے پر دھاڑی تھی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی منان میرے بچوں کو لاوارث کہنے کی؟ اب پلیز اس کے گھر والے اس کو مینٹلی پریشرائز نہ کریں،
क्योंकि अभी भी ये नावल इसके 39 एपिसोड्स हैं और अभी मैं 32 पढ़ने वाली हूँ। शक्ल मत दिखाना तो मुझे दोबारा अपनी। वो ये कहकर रुकी नहीं थी और अपने अपनी सिसकी रोकते हुए अंदर की तरफ भागी थी। इसके दिमाग में सिर्फ एक लफ्ज़ गर्दिश कर रहा था, लावारिस। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो इसने सारा और बशर की बात करते सुना। बशर दुआ करे वो मान गई हो, सारा ने कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, दिल से एक बोझ सा कम हो जाएगा। बशर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। इससे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, वो सब कुछ बशर के मुंह से ही सुन रही थी। वो इन्हें नज़रअंदाज करती हुई लॉन्च में बढ़ गई। इसके यूं बढ़ने पर सारा और बशर इसके पीछे हो लिए थे। इसने जल्दी से अनाबिया और मिराक को उठाया और रफ़त बेगम से बोली, चले मामा। सालहा बेगम बोली, क्या हुआ है बेटा, चाय आ रही है, पी कर जाना। नहीं मामा, मैं क्या वो क्या है ना, अब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, इसीलिए कोई भी मुझे मुंह पर लावारिस कह सकता है। इसने बशर और सारा की तरफ मुंह करके कहा, हुआ क्या है मेरी जान, बताओ तो सही। अरहम ने इसका बाजू पकड़कर कहा, सब कुछ पता है आप लोगों को, आप सब लोगों को। मेरे सामने क्यों ऐसे करते हैं कि आप हर चीज़ से बेखबर हैं? हाँ, मनान को क्यों बुलाया था आज बशर भाई, क्यों बुलाया था इसे? आप सब जानते थे। इसने एक नज़र सबको झुके सरों पर डाली। इसने मुझे आयशा एहसन को प्रपोज किया और आप सब लोग बेखबर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी सोची समझी मंसूबा बंदी है। बशर आगे बढ़ा और बोला, ये सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है। रफ़त बेगम मंजर से हट गई थी क्योंकि इनसे वो सुन कुछ ना कुछ मतलब कुछ सुना और देखा ना जा रहा था। मेरे लिए भाई, मेरे लिए, ये कहते हुए आपकी ज़ुबान को फकुल नहीं पड़ा। वो अब रो दी थी। सारा आगे बढ़ी और बशर की हमायत में बोली, यकीन करो हमारा आयशा, हमें मिराक और अनाबिया का ख्याल है, और वैसे भी मनान ने खुद ये बात की है, खुद बात की थी। सारा, क्या तुम किसी बात से आगाह नहीं हो? वहाँ कश्मीर में मुझे एक हल्की सी खराश थी भी आ जाए तो वो मैं तुम्हें फ़ोन करती थी, और यहाँ ये मेरी ज़िंदगी का से खेला जा रहा है और तुमने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। और मिराक और अनाबिया लावारिस नहीं है, इनका भी अल्लाह ही काफ़ी है, इनके लिए अल्लाह ही काफ़ी है, जैसे मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। मेरे शौहर कहीं नहीं गए, वो इधर हैं। इसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। बशर भी अब तिलमिला उठकर बोला, मर गया है वो, मर गया है। कब तक इससे बंधी रहोगी? अपना ना सही तो अपने बच्चों का ख्याल कर लो। नहीं मरे वो, अरे जिन्हें मेरे रब ने मरा हुआ नहीं कहा, आप कैसे मरा हुआ कह सकते हैं? मरे नहीं है वो, मेरे एहसन को कुछ नहीं हुआ, वो अपनी दूसरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ये कहते हुए लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गई थी। इसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। सालहा बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए इसके करीब बैठ गई थी। इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमाल करके, बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे भाई गलत नहीं कर रहे। इसने बेयकीनी से सालहा बेगम की तरफ देखा। मामा, ये आप कह रही हैं? आप तो माँ हैं, आपको मेरा दुख नजर नहीं आ रहा? पागल मत बनो। अगर मनान से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। बशर ने गुस्से को कम करते हुए कहा। वो एक दफ़ा फिर तिलमिलाकर उठी। पागल नहीं हूँ मैं अमानत हूँ इसकी, मैं अमानत हूँ एक इश्क ज़ादे की। हाँ, मैं शहजादी हूँ एक शहजादे की। अगर मैं इन्हें इसकी मोहब्बत में ख़यानत की तो मैं खुदा को क्या मुँह दिखाऊंगी? वो सहर ज़्यादा आवाज़ में लड़काते आंसू के साथ और कांपती टांगों के साथ ये बात कर रही थी। बड़ी आसानी से मोहब्बत के रिश्ते बन जाते हैं, मगर इनको निभाना, एक नाम पे ज़िंदगी बिताना, ये तो सिर्फ वही कर पाते हैं जिनको खुदा ने पहाड़ जैसा जिगरा दिया होता है। इसने हाथ जोड़कर सबको कहा, खुदा के लिए मुझे इसकी अमानत रहने दें, मुझे माफ़ कर दें। वो आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा, वरना मैं समझूंगी कि एहसन के मुंह मोड़ने के बाद मेरा मायका भी मुझसे मुंह मोड़ गया। इसने अपना बैग और मिराक और अनाबिया को की बकेट उठाते हुए कहा और बाहर निकल गई। वो गाड़ी में बैठी तो रफ़त बेगम वहाँ मौजूद थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गई और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। वो अपना मुँह मिरर की तरफ करके मुसलसल रो रही थी। बेटा, तुम मान क्यों नहीं लेती इनकी बात? रफ़त बेगम ने हारे हुए लहजे में कहा। मामा, आप भी ये सब जानती थी, आप भी सब के साथ मिली हुई थी। अनबिलीवेबल। इसने आंसू का गला घोंटते हुए कहा। रफ़त बेगम बोली, बेटा, मैं तुम्हें कैसे उजड़ता देख सकती हूँ? मेरी भी बेटी है, मैं किसी की बेटी को उजड़ते हालों में कैसे देख सकती हूँ? यानी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आयशा ने एक फिक्रे में ही बात ख़त्म कर दी। मामा, आप क्यों नहीं समझ रही? मैंने एहसन से वादा किया है। बाकी रास्ते खामोशी से ही कट गया। गाड़ी राना मैंशन के सामने रुकी। इसने जल्दी से अनाबिया और मिराक को बेबी बकेट उठाई और अपने कमरे की तरफ तेज कदम लेने लगी। आज इसके अंदर बहुत कुछ टूटा था, एक उम्मीद, एक आस, एक मान, एक गरूर। वो अनाबिया और मिराक को सुलाकर बोझल कदमों के साथ सोफे की तरफ बढ़ी। इसने अपना सर सोफे पर गिरा दिया था। दोनों हाथ फैलाकर बैठ गई थी, मगर आंखें खुली थी और छत को घूर रही थी। इसने गैर साइंसा तौर पर गाया,
सावा वो कट वजदी वेरा, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है सॉरी मेरा रहांजा, कि समझी ना कोई मेरी दास्तान, मैनू झेलना। अब ये सारे वो है, ठीक है। तेरियां में तेरियां में तेरियां तेरियां, अच्छा ये आगे गाना है, ठीक है। आंखों में से एक आंसू टूटा और गाल पर बह गया। या अल्लाह जो तेरी मर्जी, या अल्लाह जो तेरी मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है, अगर ऐसे मेरे पास नहीं है, मगर मुझे मसला तब होगा जब तू मुझे इस तरह आजमाएगा। इसने कर्ब से आंखें मूंद ली। वहां बैठते बैठे वो कब सो गई इसे पता ना चला। इस सब के बावजूद भी बशर ना टाला। इसने सबको अपनी हिमायत में कर लिया। वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन दानियाल साहब इस रात के वाक़े को भुला ना सके थे और वो मजीद रंजीदा हो गए। वो मज़ीद बशर की बात मानना नहीं चाहते थे। पापा जाने अगर वो खुद अपनी ज़िंदगी यूँ ख़राब कर देगी तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? प्लीज़ कुछ करें, वो आपकी बात नहीं टालेगी। सिर्फ एक दफ़ा कह कर देखें, सिर्फ एक दफ़ा प्लीज़ बाबा जानी प्लीज़। अगर वो इस दफ़ा ना मानी तो मैं इसे फोर्स नहीं, वो आपकी बात नहीं टालेगी। सिर्फ एक दफ़ा कह दे देखें, सिर्फ एक दफ़ा प्लीज़ बाबा जानी प्लीज़। अगर वो इस दफ़ा ना मानी तो मैं इसे फोर्स नहीं करूँगा, इनफैक्ट कोई भी इसे फोर्स नहीं करेगा। वादा बाबा जानी वादा। बशर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। दानियाल साहब इसकी बात पर राज़ी हो गए थे, आने वाले नताइज से बेखबर। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, कैसे हैं आप? दानियाल साहब ने आयशा को शेख विला बुलाया था बात करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान, इधर आओ मेरे पास बैठो। अब बस इमोशनल ब्लैकमेल में ना आ जाना। दानियाल साहब ने दरवाज़ा बंद करते आयशा से कहा, जी बाबा जानी, और वो दानियाल साहब के साथ सोफे पर बैठ गई। बाबा जानी कोई ख़ास बात थी जो फ़ोन पर ना हो सकी? हाँ बाबा की जान, बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे, आपकी ज़िंदगी के मुतालिक। वो इनकी बात समझते हुए बोली, बाबा जानी प्लीज़, उस दिन हम इसके मुतालिक बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। दानियाल साहब बोले, बेटा मर्जी में ने उस दिन पूछी थी ना जब एहसन से निकाह होने वाला था आपका, आपने तो देखे बगैर ही एहसन से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब भी बाबा की बात मान लो, बाबा के दिल में बोझ उतार दो। वो ये कहते हुए रूहान से हो गए थे, बल्कि एक कतरा तो गाल पर बह गया था। बेटा इस उम्र में मुझसे औलाद का गम नहीं देखा जाएगा। आयशा की हालत देखकर पिघल गई और वक्ती तौर पर एहसन से किया वादा भी भूल गई थी। बेटियां कितनी हसास और नाजुक होती हैं ना, ये तो कोई बाप से भी पूछे, मगर बाप का दर्द बांटते में वो बराबरी के साथ इनके दुख भी शरीक हो जाती है। बाबा जाने आप जो कहेंगे मैं करूँगी, खुदारा यूँ मत रोइए, मैं अपने आप को गुनहगार तसव्वुर करूँगी, प्लीज़ बाबा जानी। इन्होंने आयशा की बात सुनकर इसे सीने से लगा लिया और इसका कंधा पाकर वो रो दी। इस बात से बेखबर के कुछ वादे ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। 5 साल बाद, क्या मतलब शादी कर ली इसने? नहीं शायद ना की हो, पता नहीं, अब देखते हैं। 5 साल बाद आयशा अपने कैबिन में बैठी थी, इसे एक कॉल आई। इसने बेजारी से देखा, साथ वो फ़ोन कॉल उठाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आयशा, आप मिराक की मदर बात कर रही हैं? जी क्यों, क्या हुआ? इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद मिराक? यस ऑफ कोर्स, प्लीज़ आप हमारे स्कूल में आएँ और आकर मिराक की बहादुरी के किस्से सुनकर जाएं प्लीज़। वो बोली, जी मैं आ रही हूँ। अब इस गधे ने क्या कर दिया, उफ क्या मुसीबत है। अब फिर से इस मुकद्दस की इतनी लंबी सुननी पड़ेगी, क्या दौर आ गया है? डॉक्टर आयशा अपने बच्चों की वजह से इस मुकद्दस बंदरिया से बातें सुनेगी? उफ। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए मिराक की मिस मुकद्दस को नेक अलकबात से नवाज रही थी और मिराक के कान खींचने का सोच रही थी। इसकी कार मिराक के स्कूल के सामने रुकी। वो जल्दी से अंदर की तरफ होली थे। इसे सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाया गया था। आइए डॉक्टर आयशा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ने आयशा के बहुत पहले की कराबतदारी थी, क्योंकि वो भी इसी स्कूल में पढ़ कर गई थी। वालेकुम सलाम, प्लीज़ हैव योर सीट। आयशा ने एक नज़र मुकद्दस पर डाली जो फुल गुस्से में लग रही थी, और एक नज़र मिराक पर डाली जिसकी टाई इसके कॉलर से नीचे को ढलकी हुई थी। घुटनों पर खराश आई थी जो कि बिल्कुल ताज़ा लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे और शर्ट की जेब इधर गई थी। इन शॉर्ट मिराक वो बिल्कुल नहीं लग रहा था जो आयशा ने सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था। मिराक आप प्लीज़ बाहर जाएं। प्रिंसिपल साहिबा ने मिराक को बाहर भेजा। वो सर झुकाए बाहर को चल दिया। मिराक बाहर स्कूल की प्ले ग्राउंड में आ गया था। प्रिंसिपल और मिस मुकद्दस ने आयशा की तकरीबन 1 घंटे तक क्लास ली थी। 1 घंटे बाद वो प्रिंसिपल रूम से बाहर निकली तो मिराक को पूरा यकीन था कि वो इससे कच्चा चबा जाएगी। वो प्ले ग्राउंड में गई तो मिराक सर झुकाए संगी बेंच पर बैठा था। इसका सारा गुस्सा उड़ गया। इसे अपना स्कूल टाइम याद आ गया कि वो स्कूल में पंगे लेती तो दानियाल साहब को हमेशा बुलाया जाता था और वो इसके इस तरह समझाते थे। वो मिराक के पास जाकर बैठ गई। सॉरी मामा, मिराक ने झुके हुए सर के साथ कहा। इधर आओ मेरे पास। आयशा ने इसे करीब बुलाया। वो इसके पास डरता जा रहा था कि कहीं प्ले ग्राउंड में ही इसकी माँ इसकी इज्जत का जनाजा निकाल दे। वो सर झुकाकर इसी के पास आ गया था। आयशा ने इसका कॉलर सही किया और इसकी टाई सही से लगा दी। फिर इसके बाल सही करते हुए बोली,
क्या क्या हुआ था मामा की जान? मिराक ने अपनी माँ जैसी बड़ी बड़ी हिरनी हरी आंखें उठाकर एक दफ़ा बेयकीनी की सी हालत में इसे देखा। वो बोला, मामा मेरा कोई। अभी इसकी बात मुंह में ही थी कि अनाबिया रोती हुई आयशा के पास आई। आयशा का दिल हल्कान हो गया। क्या हुआ है मेरी जान, आप रो क्यों रही हो? इसने अनाबिया को गले लगाते हुए कहा। मामा वो छोटी सी अनाबिया बालों में 2 पोनियां डाले अपने लाल लाल गालों पर पानी बहाने का शुगल लगा रही थी। अनाबिया की जगह अब मिराक बोला। मामा, वो बिलाल ने एनी की पेंसिल छीनी थी। एनी ने इससे वापस मांगी तो इसने एनी को धक्का दिया। मैंने एनी को उठाया और बिलाल से पेंसिल वापस ली। इसने और किसी दूसरे गंदे दोस्त ने मिलकर मुझे मारा, और जब मैंने इन्हें मारा तो मैम मुकद्दस मुझे प्रिंसिपल मैम के पास ले गई। इसने एक नज़र अपनी दोनों बच्चों को देखा। तो बिलाल की शरारत है। चलो कोई बात नहीं, हम इससे बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ एनी बेटा, आप रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? कभी आपको रोना सिखाया है? मैं आपके बाबा को क्या कहूँगी? हैं मतलब? बोलो। मिराग बोला। डैड गंदे हैं। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो डर्टी हैं, वो बैड डैड हैं। अब अनाबिया बोली। यस मामा, डैड बैड हैं। क्या मतलब, शादी कर ली थी इसने क्या? देखते आगे। ऐसे नहीं कहते बेटा। और ये डैड डैड क्या लगा कर रखी है? बाबा हैं वो आपके, बाबा कहा करो। चलो आओ अब घर चलते हैं। घर चलकर मेरी एनी को एक नई पेंसिल दे दूंगी और आप दोनों को आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर दूंगी। यस, दोनों बच्चों ने मिलकर कहा और वो इनका हाथ पकड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ गई। 5 साल पहले क्या इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो अपने इश्कजादे से खयानत करती? वक्ती तौर पर यह बाप की खुशी का ख्याल करते हुए किया। वो वाकई बहक चुकी थी। क्या इसने वाकई एहसन की अमानत में खयानत कर दी थी? क्या वो वाकई दूसरी शादी कर चुकी थी? इसके लिए हम 5 साल पीछे चलते हैं। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब शायद इसने शादी नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो वो ना होता। क्या होगा? 5 साल पहले वो दानियाल साहब के हाँ तो कर आई थी, मगर इसका दिल इसकी बात मानने से इनकारी था। इस दिन के बाद से वो मिराक और अनाबिया को शेख विला ही लेकर आई थी। गरफत बेगम तानिया के पास आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गई थी। इनमें सकत नहीं थी अपने बेटे से किए वादे को तोड़े, इसलिए इन्होंने मुंह मोड़ लिया। मनान के साथ निकाह की डेट अगले जुमे को सेट हुई। वो गैर दानिस्ता तौर पर जुमरात की शाम को घर के बाहर लॉन में टहलने के लिए आई थी। वो इस एक हफ्ते में एहसन को जैसे भूल ही गई थी। इसे सिर्फ दानियाल साहब नजर आ रहे थे, क्योंकि इनकी खुशी आसमानों से बातें कर रही थी। वो लॉन में पड़ी कुर्सियों पर जा बैठी थी। इसने कुर्सी के तख्ते पर सर गिराकर आंखें बंद कर ली। काफ़ी दिनों बाद एक याद दिमाग में घूमी। अमानत हो तुम मेरी, मुझे डर है खुद ही ना कहीं इस अमानत में खयानत कर दें। इसने फौरन ही डर के मारे आंखें खोल दी। इसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे ये आवाज़ अभी भी इसके कान में पड़ी थी। मगरिब का वक्त था। परिंदे घरों को लौट रहे थे। काली स्याही आसमान पर फैली रही थी। इसने चारों तरफ बेयकीनी के आलम में देखा। फिर जो इसने देखा इसका यकीन ही ना कर पाई। ऐसा यूनिफॉर्म में अपना बैग कंधे पर लटकाए इसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऐसा इसके करीब आकर बैठ गया, बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर। वो इसके साथ बरजमान हो गया। वो इसे फटी ही फटी आंखों से देख रही थी। ऐसा इसकी तरफ देखकर हंसा और बोला, फौजी की जान, नजर लगाओगे क्या? आयशा को फिर अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। ऐसा ने एक हाथ इसके चेहरे पर रखकर इसका रुख अपनी तरफ करके बोला, इतनी जल्दी वादा तोड़ने जा रही हो? आयशा इसका लम्स पाकर रो दी और बोली, खुद तो इतनी दूर चले गए हैं, बाबा जानी मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हुए नजरें झुका गई थी। एहसन बोला, मगर तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे इश्क करती हो। इसने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। एहसन बोला, फौजी की जान नाराज हो? वो बोली, नहीं, बस खामोश हूँ। एहसन, मेरे बच्चे को दुनिया लावारिस कह रही है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? एहसन बोला, सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं क्या डॉक्टर साहिबा? क्या वो मेरा खून नहीं है? और हाँ, वो लावारिस नहीं है। इनका बाप मरा नहीं है और माँ भी बिल्कुल सलामत है। वो बोली, तो मैं क्या करूँ एहसन? एहसन ने इसका दिल की जगह पे हाथ रख कर कहा, जो ये कहता है बस चुप करके मान लो, क्योंकि मैं यहाँ पर तो हूँ। और हाँ, आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूँ। कहा भी था कि मेरी कब्र पर आके बहा लेना, पर नहीं, तुम्हें तो जिद्दी बनने का शौक है। एहसन ये कहकर कुर्सी से उठा। आयशा अपने आंसू साफ करके बोली, किधर जा रहे हो? वो बोला, ज़्यादा दूर नहीं। पीछे से फिरोज़ा ने आयशा को आवाज़ दी। आयशा इसकी तरफ मुड़ी, में आ रही हूँ। ये कहकर वो वापस एहसन की तरफ मुड़ी। वो जा चुका था, वो वहाँ पर नहीं था। थोड़ी देर पहले वो जो एक मजबूत होने का एहसास था वो गायब हो चुका था। इसने अपने गिर्द लिपटी शॉल को मजीद मजबूती से लिपेट लिया। फिरोज़ा ने फिर इसे आवाज़ दी, बीबी जी, वो बड़े साहब बुला रहे हैं। वो बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ।
وہ اندر گئی تو صالحہ بیگم اور دانیال صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے. وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. وہ فزیکلی تو وہیں تھی مگر مینٹلی وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی. تو کیا واقعی میں امانت میں خیانت کر دوں؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہے؟ کیا مجھے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا جواب دوں گی میں اللہ کو؟ اور اگر احسن شہید ہو سکتے ہیں تو کیا میں منان؟ کیا اس کے بعد مجھے ایک اور شادی کرنی پڑے گی؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں جس کی امانت تھی میں اسی کی امانت رہوں گی. شکر ہے اس نے شادی نہیں کی، مطلب چاہے مجھے پوری دنیا سے ہی لڑنا پڑے. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی. ایک بیگ نکالا اور جو اسے ضروری سامان ضروری لگا اس بیگ میں ڈال لیا. اپنی مراق اور انابیہ کی پیکنگ کر کے اس نے بیگ چھپا لیے. اب اسے پیکنگ کرنی تھی، پلاننگ کرنی تھی اس سب کے لیے جو وہ کرنے والی تھی. اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا. وہ نماز پڑھنے کی غرض سے پہلے ہی جاگ رہی تھی. یا اللہ، اگر تو نے یہ خیال میرے دل میں ڈالا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے مجھے ہمت بھی دے. میں بہت کمزور ہوں. دعا مانگ کر وہ اٹھتی ہے اور مراق اور انابیہ کی طرف چلتی. مراق اٹھ گیا تھا اور انابیہ ابھی سو رہی تھی. وہ بھی احسن کی طرح بہت سوتی تھی. نکاح شام کو تھا. صرف شیخ فیملی اور منان کی فیملی شامل ہوئی تھی. عائشہ نے اپنے منصوبے میں کسی کو شامل نہیں کیا تھا. اس دن کے واقعے کے بعد سے وہ سارا سے بھی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی. بہرحال شام 5 بجے کے قریب سارا اور مومنہ بیوٹیشین کو لے کر آئی. آج اس نے گرے کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس کی اوپر پنک کلر کی بارڈر تھے. دوپٹے کو سر پر مہارت سے ٹکایا گیا تھا. گلے میں ہیرے کا چوکر اور کانوں میں ہیرے کے آویزیں. ماتھے پر ماتھا پٹی بھی بندھی ہوئی تھی. وہ بس ضبط کر کے وہاں بیٹھی تھی. بیوٹیشین جب اپنا کام کر چکی تو سارا اور مومنہ اسے واپس لے گئی. یہی وقت عائشہ کے لیے غنیمت تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کو لاک کر دیا. مراق اور انابیہ کی بکٹ کو پکڑا اور اپنے بیگز کو سنبھالتے ہوئے وہ دلہن کے روپ میں ہی اپنے کمرے سے نکلنے والے خفیہ راستے سے باہر نکل گئی. اور پھر جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ جائز ہو تو بھلا وہ ہمارا رب کیسے ٹال سکتا ہے؟ بیسمنٹ والے راستے پر عام طور پر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں مگر آج وہ لوگ مین گیٹ پر کھڑے تھے. وہ بڑی احتیاط سے شیخ ولا سے باہر نکلی. وہ تو اسی گھر میں پلی بڑی تھی. یہاں کے تو ایک چھپے سے وہ واقف تھی. ایک وہ 20 سڑک پر ٹیکسی کو ہاتھ دے رہی تھی. ایک ٹیکسی اس کے سامنے رکی اور وہ اس میں بیٹھ گئی. بیٹھتے وقت اسے محسوس ہوا کہ منان نے اسے دیکھا ہے مگر اس نے وہم مان کر جھٹک دیا. اب ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی. فائنلی یہ جا رہی ہے سب سے دور. وہ جس حلیے میں وہاں آئی تھی ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا. اس نے انگلینڈ کی ٹکٹس بک کروائی تھی بیکاز اس کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ بھی تھی اور اس اعتبار سے وہ وہاں کی شہری بھی تھی. پلان ٹیک آف کرنے والا تھا. وہ جلدی سے اپنی سیٹ تلاش کرتی ہوئی وہاں بیٹھی. اپنی نشست پر بیٹھ کر اس نے ایک سرد آ بھری. وہ یہ کیا کر آئی تھی؟ اسے سفر پر نکل آئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی مگر اسے یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اس کے پاس اس کے بچے تھے، اس کی دنیا تھی اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے مناسب سمجھے. وہ مراق اور انابیہ کو ایئر ہوسٹس کی نگرانی میں چھوڑ کر خود واش روم کی طرف چل دی. اس نے بیگ میں سے ایک ٹی شرٹ نکالی. اس کے اوپر فوجی کی جان لکھا ہوا تھا. یہ اس نے اسپیشلی عید کے لیے پرنٹ نکلوایا تھا تاکہ جب احسن گھر واپس آئے تو وہ یہ پہن کر اس کے سامنے آئے. مگر قسمت کے کھیل. اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کر کے جلدی سے ٹی شرٹ پہنی اور ساتھ میں بلو کلر کی پینٹ. اس نے اپنے بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا اور اپنا منہ دھویا. پھر وہ ہوڈی پہن کر اپنا بیگ پکڑ کر باہر نکل آئی. مومنہ اور سارا واپس کمرے میں آئی لیکن دروازہ لاک تھا. مومنہ نے فوراً ارحم کو آواز دی. اب وہ دونوں دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی مگر اندر سے عائشہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی. ارحم نے ان دونوں کو سامنے سے ہٹاتے ہوئے دروازہ توڑا. وہ تینوں جب اندر آئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا. نہ عائشہ، نہ انابیہ، نہ مراق. بیڈ پر ایک نوٹ پڑا تھا اور بیسمنٹ والا راستہ کھلا تھا. ارحم نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ نوٹ اٹھایا. اس نوٹ پر لکھا تھا: میں آپ لوگوں سے بہت دور جا رہی ہوں. مجھے ٹریس مت کیجیے گا. میں مر کر بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی. ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. عائشہ احسن. یہ سب پڑھ کر ارحم کو بہت دکھ ہوا. اس کی بہن کہاں چلی گئی تھی اسے بتائے بغیر؟ وہ تو اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی. وہ تو ابھی بھی چھوٹی ہی تھی مگر وقت پر غم کی دعا اور ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. ارحم نے علیحدہ سے جا کر منان کی فیملی سے ایکسکیوز کر لیا تھا اور وہ لوگ چپ چاپ ہی چلے گئے تھے. منان نے واقعی عائشہ کو جاتے دیکھا تھا مگر وہ کسی سے بولا نہیں. اس کے دل سے میں بھی عائشہ کی کہی ہوئی بات تیز تیر کی طرح لگی تھی اور وہ اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا. جب پورے گھر میں یہ نیوز بریک ہوئی کہ عائشہ بھاگ گئی ہے تو ایک غم کی لہر نے شیخ ولا کو لپیٹا تھا. بشر کی ضد نے کیا سے کیا کر دیا تھا. اب ان کی بہن دوبارہ زندگی میں انہیں ملے گی یا نہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. دانیال صاحب اور صالحہ بیگم کو الگ چپ لگ گئی تھی. کوئی کسی کے قصوروار نہیں ٹھہرا رہا تھا کیونکہ سب اس جرم میں برابر کے شریک تھے. مگر زندگی رکتی نہیں ہے کسی کے لیے. یہ تو چلتی رہتی ہے. شیخ فیملی کی زندگی بھی اب
چل دی تھی۔ بشر نے عائشہ کو ٹریس کرنا چاہا مگر دانیال صاحب نے اسے روک دیا تھا کہ وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے، جب اس کی اس حرکت کا اسے پتہ چلے گا تو وہ کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ عائشہ ادھر جا کر اسپیشلائزیشن کر رہی تھی، 2 سال پر لگا کر اڑ گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میراق اور انابیہ 3 سال کے ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ اپنے فلیٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی، اس کا موبائل اچانک رنگ ہوا۔ اس نے موبائل پر دیکھا تو فیس بک کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ ارحم نے ایک تصویر میں اسے ٹیگ کیا تھا۔ اس تصویر میں ارحم اور اس کی نوز کیا تھا اچھا نوزائیدہ بیٹی تھی، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، ساتھ میں ملائکہ بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کیپشن میں اس نے لکھا تھا "Got a new doll and had a doll but still missing my real doll"۔ یہ پڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس کے بھائی کے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور وہ اپنے بھائی کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنی ایف بی آئی ڈی کو سے لاگ آؤٹ کر لیا۔ اپنی ساری سوشل لائف سے اس نے بائیکاٹ کر دیا، صرف اس کے لیے جس نے اس سے بلکہ اس دنیا سے ہی بائیکاٹ کر دیا۔ میراق اور انابیہ اب بڑے ہو رہے تھے۔ عائشہ کو اب ان کی تربیت کے لیے بہت خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دونوں اس مغربی تہذیب میں نہ رنگ جائیں، لہٰذا اس نے پورے 4 سال بعد واپس اپنے وطن آنے کا ارادہ کیا۔ بہت کٹھن ارادے تھا مگر وہ جب ایک دفعہ ٹھان لیتی تھی تو وہ کر کے ہی گزرتی تھی۔ میراق اور انابیہ 5 سال کے ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی بجائے لاہور آنے کا سوچا مگر اس کا خود دل مچل رہا تھا اپنا شہر دیکھنے کو۔ 4 سال بعد وہ کیسا بن گیا ہوگا، لوگ کیسے تھے، ایک ڈر سا تھا دل میں تھا کہ اگر دوبارہ کبھی ان سب سے سامنا ہو گیا تو وہ انہیں کس منہ سے ملے گی۔ وہ جو 4 سال پہلے ان کی عزت مٹی میں روند کر گئی تھی وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی۔ یہ تھا ماضی اور اب چلتے ہیں واپس حال میں۔ عائشہ 6 سالہ میراق اور انابیہ کو لے کر پارک میں لے کر آئی تھی۔ وہ دونوں جھولے لے رہے تھے اور عائشہ ایک سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ چال ویسی ہی ہرنی جیسی تھی، کالے گھنے لمبے بالوں کو کٹوا کر شانوں تک لایا گیا تھا۔ اب جہاں لباس جینز شرٹس ہوتا تھا اب وہاں پر ایک کرتا کیپری اور دوپٹہ شانے پر لٹکایا گیا تھا۔ اینک شخصیت کا حصہ بن چکی تھی اور پیروں میں سادہ سا مگر برانڈڈ جوتا۔ میک اپ کے نام پر وہ آج بھی صرف لال لپسٹک ہی لگایا کرتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ خوبصورت آج بھی اتنی ہی تھی، بس رشتوں کا روپ اڑ گیا تھا۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھی تھی اور میراق اور انابیہ اسے جھولے میں سے بیٹھ کر ہاتھ ہلا کر دکھا رہے تھے اور وہ مسکراتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، "نہیں بابا کی جان، کسی کو تنگ نہیں کرتے"۔ وہ شخص شاید اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا۔ عائشہ کو آواز جانی پہچانی تو لگی لیکن یہ آواز کس کی تھی وہ یہ یاد نہ کر سکی۔ اپنوں کی آواز اس نے تو ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی سرزنش کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس آواز کے مالک نے اسے دیکھ لیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسی کی طرف چلایا۔ وہ سنگی بنچ پر بیٹھا اور اپنے بیٹے کو حکم دیا، "جاؤ فارس، جا کر کھیلو"۔ وہ بچہ بھی جھولوں کی طرف بھاگ گیا۔ عائشہ اس کے بیٹے کی وجہ سے تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اس وجود کو دیکھنا بھی پسند نہ کیا اور اپنے بچوں کو ہی دیکھنے لگی۔ "کیسی ہو؟" اس وجود کے مالک نے اس سے پوچھا۔ "بالکل ٹھیک ہوں، کوئی کام تھا؟" سرد لہجے میں جواب آیا تھا۔ اس وجود نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، "ایسا کیوں؟" وہ بولی، "کیا ہے نا، جب تک کوئی کام نہیں ہوتا تم کسی کو بلانا بھی نہیں پسند کرتے۔ آئی ایم رائٹ مسٹر عدنان عابد؟ اچھا عدنان ہے یہ، ایک منٹ، یہ عدنان عابد کون تھا؟ میرے ذہن سے نکل گیا، کون تھا عدنان عابد؟ کوئی تھا ہی، پتہ نہیں، میں بھول گئی ہوں میرے ذہن، کیونکہ میں نے اس کے درمیان کافی اور ریکارڈ بھی کیے ہیں تو اس لیے ہاں یاد آ گیا، ٹھیک ہے، جس سے اس نے احسن نے منگنی تلوائی تھی نا۔ چہرہ ویسا ہی سرد اور غصے سے بھرپور تھا۔ عدنان ہنسا اور بولا، "کیا عمدہ یادداشت کی مالک ہو تم، مجھے معاف کر دو، میں نے توبہ کر لی"۔ عائشہ طنزیہ ہنسی اور بولی، "یہ معاوضہ کب ہوا عدنان؟" عدنان بولا، "جب خود بیٹی کا باپ بنا"۔ سدھر میں تب ہی گیا تھا مگر توبہ اپنی بیٹی کی آمد پہ کی۔ وہ بولی، "مبارک ہو"۔ اب کی دفعہ لہجے میں نرمی تھی۔ وہ بولا، "خیر مبارک، مگر مجھے احسن کی نیوز سن کر بہت افسوس ہوا"۔ وہ ذرا سی دکھی ہوئی اور بولی، "جانے والوں کو روکا تھوڑی جا سکتا ہے، اور سنا، تمہارا بیٹا ہے؟" عدنان بولا، "ہاں"۔ وہ بولی، "تو تمہارے ساتھ شادی کا شرف کس کا حاصل ہوا؟" اب کی دفعہ لہجہ دوستانہ تھا۔ عدنان ہنسا اور بولا ہے، "میری طرف کی ایک ریم"۔ اچھا، میری طرح کی ایک ریم؟ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ "ہاں، وہ ابھی آ رہی ہے، یہی شاپ تک گئی ہے"۔
तुमसे मिलवाता हूँ। वो बोली, तो कभी तुम्हारी मुलाकात बाबा से हुई? वो बोला, नहीं, एक दफ़ा गया था इनके पास, तब तुम चली गई थी, सबसे माफ़ी मांगी थी, मगर दानियाल अंकल मुझसे नहीं मिले। वो बोली, अच्छा। इसने एक नज़र अदनान की तरफ देखा जो वाकई वक्त के साथ बदल गया था। अदनान फिर बोला, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी माजी में। बशर के इस एक थप्पड़ ने बहुत कुछ बावर करवा दिया था। मैंने इस थप्पड़ के बहकावे में आकर एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम मुझे इसके लिए भी माफ़ कर दो तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो बोली, कौन सी गलती? अदनान अपनी हथेलियां मसलता हुआ बोला, याद है तुम्हें एक शाम कॉल आई थी, कैसन की डेथ हो गई है, और तब तुम्हारा एक्सीडेंट भी हुआ था। आयशा के जहन में बहुत ही सी यादें घूमी। वो बोली, तो वो कॉल तुमने की थी? वो बोला, हाँ, मुझे माफ़ कर दो। आयशा ने मुतमईन लहजे में कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें नदामत हुई, यही बात मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी तुम्हारी इस कॉल से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ था। अदनान को एहसास शर्मिंदगी ने घेरा। इसी सना में मिराक और अनाबिया भागकर इसके पास आए। वो दोनों मुश्तरका बोले, चले मामा। अदनान ने एक दफ़ा इन दोनों की तरफ देखा और फिर आयशा की तरफ देखा। अदनान को आयशा के बच्चों की खबर नहीं थी। वो इसकी नज़रों का मफहूम समझकर बोली, मेरे बच्चे हैं। मिराक, अनाबिया, अपने अंकल को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इन दोनों ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मिराक की आंखें देखकर वो बोला, आशी, ये तो बिल्कुल ही अपने मामा जैसा है। तैमूर भी भागकर अदनान की तरफ आ चुका था। आयशा ने झुककर तैमूर को बोसा देकर कहा, ये अपने बाबा पर ना जाते बस। और वो दोनों हंस दिए। वो बोली, तुम्हारी बेगम नहीं आई अभी तक? और वहीं पीछे से रीम इनकी तरफ बढ़ गई। उफ, अदनान, इतना रश था वहाँ पे। अदनान के साथ एक और औरत को देखकर रीम की छुट्टी हिस्स जागी। रीम, इधर आओ। अदनान ने मोहब्बत से इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। इससे मिलो, ये मेरी कज़न है आयशा। रीम बोली, ओह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपकी बेटी है? इसने रीम के हाथ में पकड़ी सीने से लगाई हुई बच्ची को देखकर कहा। इसने इस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। अदनान बोला, ये मेरी प्रिंसेस है ज़ैनब, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मामा बेबी। अनाबिया ने आयशा को गोद में पकड़ी बच्ची को देखकर कहा, हाँ मेरे सोने बेबी, छोटा सा है। फिर वो बोली, मुझे इजाज़त दें अनाबिया, और मिराक को होमवर्क भी करवाना है। अदनान और रीम भी अपने बच्चों को लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गए। आयशा ने मिराक और अनाबिया का हाथ पकड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मामा, वो कौन थे? कार में बैठकर मिराक ने पूछा। बेटा, वो आपके अंकल थे, मेरे कज़न अदनान। वो बोला, मामा, हमारा भी कोई कज़न है? इसकी बात पर आयशा को समझ ना आई कि वो क्या कहे। बस ये बोली, बेटा, आपको क्या कज़न्स की ज़रूरत है? कि आपकी मामा आपके लिए काफ़ी नहीं है? इसने मदरसे पिछली सीट्स पर ब्रिजमान बहन भाई की जोड़ी को मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। मिराक ने अनाबिया की नकल उतारी जो अपने सर पर टिकाई दोनों पोनियों को बारी बारी कस रही थी। अनाबिया ने इसे नकल उतारते देखा तो फौरन ही माँ को दुहाई देने लगी। मामा देखें, मिराक मेरी नकल उतार रहा है। मिराक झट से बोला, मामा, एनी बिल्कुल लेज़र की तरह है, चिपकू। अच्छा, लेज़र्ड की तरह है। अनाबिया ने अपने नरम नरम हाथों से उसे ज़रा सा धकेला। आयशा इन दोनों को लड़ता देखकर बोली, अब तुम दोनों बस करो, तुम्हें तो मैं तुम दोनों को वापस अब इसी नैनी के पास छोड़ आऊंगी। मिराक हंस दिया। अनाबिया को इसकी हंसी जहर लगती मालूम हुई। फिर वो इग्नोर करती हुई अपनी माँ के लिए एक और बड़ा इम्तिहान ले आई। वो बोली, मामा, क्या आपका भी कोई ब्रदर था? इसकी बात पर आयशा की आंखों में नमी उतरी। वो कुछ नहीं बोली, मगर इन नन्हे जहनों को जब पता नहीं चलना था वो कहाँ चुप रहने वाले थे। मामा बताए ना। मिराक अब की दफ़ा तकाजा करने लगा। आयशा ने इन्हें झड़का नहीं, बस ये ही बोला, मेरे दोनों जेम्स बड़े हो जाएं तो फिर मैं इन्हें सब बताऊंगी। अब चलो, चलकर होमवर्क भी करना है। इसने अपने घर की गैराज में गाड़ी पार्क करते हुए इन दोनों से कहा। वो एक 5 स्टार हाउसिंग स्कीम में रह रही थी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, डबल स्टोरी के घर था, मगर आयशा था बहुत आलिशान। वो दोनों बच्चों को होमवर्क करवा रही थी कर इन्हें खाना दिलाकर सुला आई थी। मुलाजमा वाला चक्कर ही कोई नहीं था। वो सब काम खुद करती थी, अपने भी और अपने बच्चों के भी। वो सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट पे जाती थी। सुबह इन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ देती, फिर शाम को छुट्टी के वक्त इनको साथ घर आ जाती। फिर वो इसका किचन और इसके बच्चे। वो आज 5 मिनट पहले ही अनाबिया और मिराक को लेने स्कूल जा चुकी थी। वो संगी बेंच पर बैठी थी, हर चीज़ को गौर मुशाहिदा करते हुए। इसने गौर किया था कि एक बच्चा मुसलसल इसे घूर रहा था। ये इस बच्चे का आज का काम नहीं था, बल्कि वो तो हर रोज़ बस बेंच पर बैठी आयशा को घूरता रहता था। वो ना इसके पास आता था और ना इससे बात करता था, बस दूर खड़े होकर इसे आईब्रोज
آبزرو کرتا رہتا تھا۔ آج عائشہ بھی دانستہ طور پر اس کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ 9-10 سال کا تھا۔ اس نے اس بچے کو کی آنکھیں دیکھی تو چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں بالکل ارحم بشر اور دانیال صاحب جیسی تھی۔ اس نے ان آنکھوں پہ غور نہیں کیا کیونکہ اس کا پورا یقین تھا، بلکہ ایمان تھا کہ اس کے دونوں بھائی کبھی بھی اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہ کروائیں گے۔ اسٹینڈرڈ وغیرہ کی بات نہیں تھی، بات ان تلخ یادوں کی تھی جو اسکول سے جڑی تھی۔ وہ یادیں جب ارحم اور بشر اس اسکول کے لیے سینئر ٹیچر سے غلط فہمی کی بنا پر پٹے تھے۔ اس دن سے ہی ان دونوں نے کا اسکول سے اللہ واسطے کا پیر تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا تو اس نے صرف ایک بات سوچی، میرا آلیان بھی تو اتنا بڑا ہی ہو گیا ہوگا۔ پھر اس کے دماغ میں بشر کے ولیمے کی رات یاد آئی۔ پھپھو کی جان اب تو نہیں روئے گی نا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے چند ماہ کے آلیان آیا جو اس کی ناک کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات کے تسلسل سے تب نکلی جب انابیہ اور میراق نے اسے ہلایا۔ اس نے ایک نظر اپنے بچے کو دیکھا جو اب وہاں سے جا چکا تھا، پھر اپنے گالوں پر ہلکی سی نمی محسوس کی تو جلدی سے صاف کر کے انابیہ اور میراق کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے نکل آئی تھی۔ بابا آئی سویئر میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ جب مجھے دیکھتی ہے نا تو رونے لگتی ہیں۔ کیا ہے دو آپ بتائیں نا بابا کو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ آنٹی مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہیں، کیا پتا کوئی کیا تھا ٹورسٹ ہو۔ ایک 9 سالہ بچہ مسلسل اپنے پورے گھر کے سامنے تماشا لگا کر کھڑا تھا۔ اس کے باپ نے یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیا تھا کہ وہ کل اس کے ساتھ چلے گا اور اس ٹورسٹ آنٹی کو دیکھے گا۔ بچہ سوری ٹیررسٹ ہے، یہ ٹورسٹ نہیں ہے، سوری ٹیررسٹ آنٹی کو دیکھے گا۔ بچہ اب چپ چاپ کر کے آئس کریم پہ ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اچھا نینسا پلیز دیکھ لو، میری بہن نہیں ہو، دیکھ لو پلیز، آج بچوں کو گھر چھوڑ دو، سیریسلی آئندہ کبھی نہیں کہوں گی۔ عائشہ نے فون پر نینسا کی منتیں کی۔ نینسا جو کہ اس کی دوست اور میراق اور انابیہ کی ٹیچر تھی، کسی بھی شرط پہ یہ بات ماننے کے انکاری تھی۔ ہرگز نہیں، پتہ ہے تمہارا بیٹا مجھے ٹیچر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اسکول سے باہر نکل آتا ہے، نینسا سے اسے اپنی طرف اپنی وجہ بتائی جو انتہائی معقول وجہ تھی۔ لاسٹ ٹائم جب وہ ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑنے گئی تھی تو استقبال پانی سے بھرے ہوئے غباروں سے ہوا تھا، کیونکہ ان کی ماں صبح سویرے بتا گئی تھی کہ آج وہ انہیں لینے نہیں آ پائیں گی، اور وہ دونوں اپنا منصوبہ صبح سویرے ہی بنا کر چل دیے تھے۔ نینسا کو یاد آتے ہی اس نے توبہ کر لی تھی۔ عائشہ بولی، اچھا نا پلیز دیکھ لو، اچھا تمام دونوں کو گھر میں داخل کروا کر خود فوراً واپس آ جانا، بس گھر کو لاک لگا دینا۔ نینسا اس بات پر مان گئی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کر کے رکھ دیا۔ چھٹی کے بعد ان دونوں کو گھر چھوڑ آئی تھی۔ آج 2-3 کیس ایکسٹرا آ گئے تھے، اس لیے عائشہ ان دونوں کو لینے نہ گئی تھی۔ تو کہاں ہے تمہاری ٹیررسٹ آنٹی؟ اس بچے کے باپ نے اس سے پوچھا۔ وہ بچہ بولا، وہ آج نہیں آئی ہوں گی، انہیں کوئی سیکرٹ انفارمیشن دیتا ہوگا، اس لیے انہیں آپ کے آنے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ بابا جانی، آئی ایم ناٹ لائنگ۔ اس کے باپ نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر واپس لے گیا۔ میراق، ہم دونوں ماما کے لیے کچھ بنائیں؟ انابیہ نے اپنی عادت سے مجبور پونیاں کستے ہوئے میراق سے کہا۔ چلو بناتے ہیں، مگر اینی ہم دونوں کو تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ انابیہ بولی، کچھ بھی بنا لیتے ہیں، ماما تھکے ہوئے واپس آئیں گے، پھر ہم دونوں کے لیے کھانا بنانے پہ لگ جائیں گی، انہیں کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے نا۔ چلو پھر کچھ کرتے ہیں۔ میراق اس کی تقریر سن کر فوراً جوش میں سے اٹھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تھے، کسی ماہر خانسامہ کی طرح ان دونوں نے ایپرن باندھی، پتہ نہیں باندھنے تو آ نہیں رہی تھی، مگر ماں کے لیے ایسا کرتے دیکھا تھا، ماں کو ایسا کرتا دیکھا تھا، اس لیے ایک دوسرے کو کی کمر کے پیچھے ڈوریوں کو جھنجال پورا بنا رہے تھے۔ پھر لمبے ایپرن جو ان کے تقریباً پیروں تک آ رہے تھے کے ساتھ چولہے کی طرف بڑھے، مگر یہ کیا، ان دونوں کے ننے ہاتھ چولہے تک نہیں پہنچ رہے تھے، ان دونوں کا قد ہی اتنا سا تھا۔ پھر انابیہ بولی، اچھا چلو چھوڑو، ہم دونوں آٹا گوندتے ہیں۔ میراق آدھا آٹا سر پر گرا کر تھال میں بھر کر لے آیا تھا۔ اب ان دونوں نے اس تھال کو نیچے رکھا اور اس میں سے پانی ڈال کر گوندنے لگے۔ 5 منٹ کے بعد تھال میں آٹا ہی تھا، مگر گوندا ہوا یا بغیر گوندا ہوا نہیں، بلکہ آٹے میں پانی کم ڈالنے کی وجہ سے وہ کافی سخت ہو چکا تھا۔ میراق بولا، چلو یہ گوند لیا، اب سالن پکاتے ہیں۔ انابیہ بولی، ایڈیٹ، بنانا آتا ہے تمہیں سالن؟
میراق بولا چلو ہم ماما کے لیے کپ کیک بناتے ہیں، وہ مجھے بنانے آتے ہیں۔ انابیہ بولی اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں کچن کی حالت زار پر ترس کھائے بغیر اپنی ماں کے لیے کپ کیک بنانے لگے۔ ہے کتنے سویٹ بچے ہیں، کاش ہمارا ہیرو نہ مرتا، لیکن چلو خیر ہے۔ شام کو عائشہ بچوں کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ گھر میں انٹر ہوئی تو پورے گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے مین بورڈ سے جا کر لائٹس آن کی، پورا گھر ایک دم جھنجھلا اٹھا۔ لاؤنج میں صوفے سارے الٹ پلٹ ہوئے تھے، جیسے کوئی تازہ جنگ پالیسی کر کے گیا تھا۔ میراق اور انابیہ کے اسکول بیگز بھی وہیں پر پڑے تھے۔ عائشہ نے اپنے گھر کی یہ حالت دیکھی تو فوراً بچوں کو آواز دینے لگی، میراق، اینی بیٹا کہاں ہو تم دونوں؟ وہ کچن کے پاس آئی تو وہاں سے جلنے کی اسمیل آ رہی تھی۔ اس کا دل مزید دہل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تو فوراً چلا اٹھی، یہ میری کچن کی حالت کس نے کی ہے؟ اچانک سلیب کے پیچھے سے دو ننے نفوس میدے میں نہائے ہوئے باہر آئے۔ عائشہ نے اپنے بچوں کو دیکھا تو دل کو سکون ملا اور بھاگ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ کیا نا یار، تو میری زبان سے نکلتا نہیں ہے یار، بہت ذرا پریزرو تھی۔ پھر جب ممتا کا سکون ملا تو پیچھے ہٹ کر ان دونوں کو کان پکڑ لیے، یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ ماما چھوڑیں تو صحیح۔ دونوں نے مشترکہ چیخیں بلند ہوئی۔ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ماما ہم دونوں مل کر آپ کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ انابیہ نے زبان کھولی، ماما اس نے مجھے کہا تھا، اسی لیے میں آیا۔ میراق نے انگلی کا نشانہ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ کو اس وقت بلا کا پیار آیا ان دونوں پر، اور وہ بولی، یہ یونیفارم کیوں نہیں چینج کیا تم دونوں نے؟ چلو اب چل کر نہاؤ اور کپڑے چینج کرو، پھر ہم مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ وہ دونوں پھر بولے، اوکے ماما، ہم بس ابھی آئے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے پورے کچن سے تفتیشی نظر ڈالی۔ کچن کی یہ حالت اس سے برداشت سے باہر تھی۔ اچانک اوون میں سے ہی دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اوون کھولا تو اس میں دو کالے سیاہ رنگ کے کپ کیکس جو کہ غالباً مکمل طور پر جل چکے تھے برآمد ہوئے۔ اف او، یہ دونوں کس پہ چلے گئے ہیں؟ کچن کی اتنی بری حالت میں میں نے تو کبھی نہیں کی تھی، وہ ہم کلامی کے انداز میں بولی تھی۔ پھر وہ کچن صاف کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد دونوں بچے اپنے کمروں سے نکل کر نہا دھو کر آ چکے تھے۔ وہ انہیں کھانا ڈائننگ ٹیبل پر ڈال کر واپس کچن میں آ گئی۔ آنکھوں کے پٹی کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت یاد چلی۔ 7 سال کی عائشہ شیخ ولا کے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ صالحہ بیگم اس کے ساتھ کھڑی اسے ریسیپی بتا رہی تھی۔ اچانک 10 سالہ بشر بھاگا آیا اور غلطی سے میدے کے ڈبے میں سے اپنے اوپر پلٹ دیا۔ اس کے کپڑے اور بال دونوں سفید ہو چکے تھے۔ عائشہ اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور چند لمحوں بعد عائشہ کی بنائے ہوئے کیک کی ڈو زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب وہ بیلنا پکڑ کر پورے گھر میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے اس یاد کو اپنی نظروں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر واپس دونوں بچوں کی طرف چل دی۔ میراق، اینی، آئندہ کبھی بھی آپ دونوں کو میری کچن کی حالت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس نے سربراہی کرسی سے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے ماما۔ اور وہ تینوں کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کبھی کبھی زندگی میں خوبصورت یادیں پھر تلخ حقیقتوں کے باعث خوبصورت نہیں لگتی۔ اس بات کا اندازہ اس زندہ دل لڑکی کے طرف سے دل سے ہی لگایا جا سکتا تھا، جو شاید اب مزید زندہ نہیں رہا تھا۔ عائشہ ہر جمعرات کو ان دونوں بچوں کو لے کر احسن کی قبر پر آتی تھی۔ وہ آج بھی اس کی قبر سے باتیں کرتی تھی۔ نہ جانے عجیب قسم کی جھلی تھی۔ ان سب واقعات میں جب وہ اپنی ہمت مکمل طور پر ہار چکی ہوتی تو صرف ایک بات ذہن میں آتی، قربانیوں کی ابتدا اور صبر کا عروج ہے عشق۔ اس کی اپنی دادی کی بات اس کے ذہن میں گھوم جاتی تھی۔ پھر بس وہ صبر کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے بچے حساس نہیں تھے۔ اس نے ان کی شخصیت میں مستقل مزاجی پیدا کی تھی۔ وہ ان دونوں کو احسن کی قبر پر بس اس غرض سے لاتی تھی کیونکہ اس کی قبر پر بڑا شہید لکھا ہوا تھا، تاکہ وہ جب وہ بھی اپنے باپ کے نام کے ساتھ شہید دیکھیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اس سے پاکستان آئے ہوئے سال ہونے کو آیا تھا، مگر ابھی تک شیخ فیملی کا کوئی فرد اس سے نہیں ملا تھا۔ مگر عائشہ کے ساتھ اتفاقات تو بہت پرانی ڈیل کر کے بیٹھے تھے۔ وہ انابیہ اور میراق کو لیے اسکول آج 10 منٹ پہلے پہنچ گئی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی وہ بچہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس دفعہ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ اس کی طرف چل دی۔ وہ سنگی بینچ پر اس بچے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بچے نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر جب گارڈز کو کھڑے دیکھا تو پھر صحیح ہو کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے سلام میں پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، بچے نے جواب دیا۔ بچے پھر اس کی آنکھوں کو وہ دیکھ کر بولا، آپ کا نام کیا ہے؟
یہ سوال تو عائشہ کرنے آئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، ڈاکٹر عائشہ۔ بچے کا منہ حیرت کی وجہ سے کھلا رہ گیا۔ وہ بولا، تو آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ عائشہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور وہ بولی، ٹیررسٹ؟ بچہ بولا، نہیں کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ چھٹی کی بیل بجی اور ایک بچی بھاگتی ہوئی اس بچے کے پاس آئی۔ چلیں بھائی، اس بچی نے پھولے لال گالوں کے ساتھ کہا۔ عائشہ نے بچے کی طرف دیکھا تو بولی، بیٹا یہ آپ کی بہن ہے؟ وہ بچہ بولا، نہیں کزن ہے آنٹی۔ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز عائشہ کے پیچھے سے اسے سنائی دی، چلو بچوں۔ اس نے پشت آواز کے مالک کی طرف تھی۔ چھوٹی بچی فوراً چلاتی ہوئی اس وجود کی طرف بھاگی۔ تایا جانی! اس وجود نے اس چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھایا اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھ گیا، جو کسی عورت عائشہ کے ساتھ بیٹھا ہیلو ہائی کر رہا تھا۔ آواز کتنی جانی پہچانی تھی، اس آواز سے کیوں ایک رشتہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ کے دماغ میں ایک ہی بات سوجی تھی۔ بچے کے باپ اس چھوٹی سی بچی کو پکڑے بینچ کی طرف بڑھا۔ وجاہت کے تمام تر ریکارڈ توڑے ہوئے تھے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کالے سیاہ بال جن میں چند سفید بال بھی تھے، لیکن خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے اس کا بھائی ہوگا۔ ہلکی بیئرڈ، ایک ہاتھ میں پر رولیکس، آنکھوں پر گلاسز جو ان کے اس چھوٹی سی بچی نے اس کے اوپر چڑھتے ہی اتار دیے تھے، اپنے چھوٹے سے منہ پر لگا لیے تھے۔ ہیلو، عائشہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اس سے بولا، السلام علیکم۔ اگلا فقرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آنکھوں کے بند سے آنسوں کا سیلاب ٹوٹا۔ ارحم بھائی، عائشہ بے اختیار بولی۔ ارحم کی حالت بھی اس سے زیادہ جدا نہیں تھی، مضطرب سی حالت۔ عائشہ، ارحم نے اس چھوٹی سی بچی کو نیچے رکھ دیا۔ عائشہ کو ڈر تھا کہ ابھی ارحم اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارے گا اور اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا اور اسے وارننگ دے کر جائے گا کہ آئندہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ ارحم نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی کا لمس پا کر اس سے رہا نہ گیا اور بلک بلک کر رو دی۔ 4 بچے بہت انہماک سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ 2 بچے جو ارحم کے ساتھ تھے اور 2 میراق اور انابیہ۔ ارحم نے اسے خود سے دور ہٹایا اور بولا، کہاں چلی گئی تھی؟ ہاں، ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم لوگوں پہ کیا بیتے گی؟ اور عائشہ نے بے یقینی سی کیفیت میں اس کا چہرہ چھوا جس سے پہ سے ایک قطرہ بہا ہوا تھا۔ اس آنسو کو اپنی انگلی کے پورے پر لیا اور فوراً نظریں جھکا گئی۔ او تیری، تو یہ تو پھپھو جانی ہے۔ اچانک اس بچے کی آواز نے ان دونوں کو چکایا۔ ارحم اپنے بیٹے کی بات پر ہنسا۔ عائشہ اب اس بچے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، یہ میرا آلیان ہے بھائی، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ عائشہ نے فوراً جھک کر آلیان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی ارحم کی پینٹ کو زور سے جھنجھوڑ کر بولی، تایا جان یہ کون ہے؟ اس نے عائشہ کی طرف انگلی کرتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ اب اس بچی کی طرف بڑھی اور بولی، بھائی یہ ملائکہ ہے۔ ملائکہ ارحم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ارحم بولا، ملائکہ بچے پھپھو ہیں آپ کی؟ اچانک انابیہ بولی، میراق چلو ماما کو تو ہم یاد بھی نہیں ہیں۔ ارحم نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے 2 بچوں کو دیکھا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میراق جو کہ سیم ٹو سیم اپنی نانی کی آنکھیں لے کر بستہ پیچھے لٹکائے ایک ہاتھ میں انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ارحم کو پہچانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف انابیہ اپنے باپ کی گرے آنکھیں لیے ناک اور گال پھلا کر کھڑی تھی۔ ارحم کو ننھی سی عائشہ اس میں نظر آئی۔ ارحم نے واپس ملائکہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور بولا، چلو عائشہ، اب بہت چوہے بلی کا کھیل کھیل لیا، اب چلو۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی اور بولی، کس منہ سے بھائی، کس منہ سے سامنا کروں میں؟ ارحم بولا، اسی منہ سے جس سے تم مجھ سے چاکلیٹس مانگتی تھی۔ ارحم نے لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ اس نے جلدی سے میران کا ہاتھ پکڑ لیا اور آلیان کو بولا، آلیان اپنی پھپھو کو لے آؤ، شرافت سے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس طرح آپ کی سکول چھوڑ کر گئی تھی اسی طرح لے آنا۔ عائشہ نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا۔ چند لمحے پہلے کتنا سلجھا ہوا اور میچور لگ رہا تھا۔ 5 منٹ پہلے وہ کسی اینگل سے اپنا بھائی نہیں لگا تھا، مگر اب اس کے لہجے میں سے پتہ چل گیا تھا کہ ہاں ابھی بھی وہ اسی کا بھائی ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ فوراً اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے آلیان کا، اور چل دی وہ بھی۔ انابیہ چلتی ہوئی بولی، ماما یہ انکل کون ہے؟ عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، بتاتی ہوں میری جان، صبر کرو۔ وہ سب ارحم کی رینج روور میں بیٹھے اور شیخ ولا کی طرف بڑھ گئے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ شیخ ولا کے سامنے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ وہ اندر کی جانب بڑھی۔ ولا کے لان میں سے گزرتی ہوئی بہت سی پرانی آوازیں ذہن کے گوشوں میں گونجتی ہوئی سنائی دی۔ ارحم بچوں کی پلٹن کے ساتھ آگے قدم
कर रहा था और वो बोझल कदमों के साथ धीरे धीरे चलते हुए जा रही थी। वो अभी लॉन्च से गुजरने वाली राहदारी के मिड में थी कि मोमना के रद्द खुलती आवाज़ इसके कान में पड़ी, अरे आ गए आप। अरहम चौखट से अंदर गुजर चुका था और मोमना दरवाजे के दूसरी तरफ थी, इसलिए शायद आयशा को ना देख सकी थी। इसकी आवाज़ सुनते ही आंसुओं में रवानी आ गई थी। अरहम के साथ 2 अजनबी बच्चों को देखकर वो बोली, ये कौन है अरहम? अरहम बोला, द लॉस्ट हिस्ट्री। मोमना बोली, मतलब? फिर जब आयशा अंदर दाखिल हुई तो मोमना को सब समझ आ गया। इसने बेख्तियार मोमना के मुंह से चीख निकली, आयशा। और वो दोनों रोती हुई किसी बिछड़ी हुई बहनों की तरह एक दूसरे से लिपट गई। क्या मैंने अभी आयशा सुना? सालहा बेगम की आवाज़ आयशा के कान में पड़ी, मामा। और वो भागती हुई आयशा की तरफ आई। आयशा मेरी बच्ची। इनकी चीख पूरे शेख विला में गूंजी थी। अनाबिया और मिराग बड़े इन्हमाक से पूरा मंजर नोट कर रहे थे। मामा। आयशा दौड़ती हुई इनसे लिपटी थी। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? दानियाल देखते आयशा वापस आ गई है। दानियाल और दानियाल साहब पे यकीनी किसी हालत में अपनी स्टडी रूम से निकलते हुए इन सब की तरफ आए थे। आयशा भागती हुई इनसे लिपट गई थी। बाबा जानी। आंसू तो पानी की तरह बह रहे थे। काफ़ी देर तक एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखते रहने और यकीन करने की कोशिश की, आप ये वाकई मेरे सामने हो या मैं कोई ख्वाब है? दानियाल साहब ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। इसने दानियाल साहब के दोनों हाथों को पकड़कर चूमा। बाबा जानी, मुझे माफ़ कर दे। नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे कर दो। मैंने अपनी ज़िद में आकर अपनी बेटी को अपने से इतना दूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, इन्होंने रोते हुए आयशा से कहा। वो बोली, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहाँ ये गुनाह का इर्तिकाब करके गई थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि मेरी वजह से सब कितनी तकलीफ में होंगे। अपनों को पाकर वो बहुत सुखी हो गई थी। काफ़ी देर गिले शिकवे चलते रहे मगर सब ने माफ़ी तलाफ़ी करके सब पर मिट्टी डाल दी। दानियाल साहब और सालहा बेगम अपनी बच्ची और नवासे को दोबारा पाकर सुकून में आ गए। शेख विला की आबादी में 3 अफराद का इजाफा हुआ था। सारा और बशर के हाथ जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई थी। दोनों की आंखें भी सालहा बेगम जैसी थी। इसका नाम फवाद और दूसरे का नाम हमाद रखा गया था। अरहम और मोमना के भी एक बेटी थी जिसका नाम इन्होंने फरिश्ते रखा था। शाम के वक्त सारा और बशर अगट्ठे घर पहुंचे थे। अभी वो आयशा की आमद की कोई खबर नहीं थी। सारा भागती हुई लाउंज में दाखिल हुई। मामा, मुझे आयशा का एड्रेस मिल गया। वो पाकिस्तान में है। इनफैक्ट वो इस्लामाबाद में ही है। सारा इतनी जोश में थी कि इसने लाउंज में काफ़ी पीती आयशा को देखा ही नहीं। सब सारा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बशर अभी लाउंज में पहुंच चुका था। सबके मुस्कुराते देखकर बोला, वाकई सारा को तो आज कारून का खजाना मिल गया था। हम लोग कल ही जाकर अपनी बहन को लेकर आते हैं। आयशा बोली, कल क्यों, आज क्यों नहीं? बशर जो कि अपने माथे को 2 उंगलियों से मसल रहा था, इसकी आवाज़ पर अचानक इसकी नज़र उंगलियों को स्टॉप लगा। सारा की भी चलती जुबान को ब्रेक लगा। आयशा, दोनों बैक वक्त चीखे थे। आयशा आगे बढ़ी और बशर के गले लग गई। बशर भाई, इससे ज़्यादा इसकी जुबान से कुछ नहीं निकला था। बशर बोला, भाईजान, भाई को माफ़ कर दो। सबकी आंखों एक दफ़ा फिर से अश्कबार हो चुकी थी। फिर वो सारा के गले लगे। कितनी ही शिकायतें आज दूर हो गई थी। कितनी ही रंज और गिले अपने अख्तिताम को पहुंचे थे। बस अपनों का एक खूबसूरत एहसास, हर दर्द की दवा। एक चोटी तो इसने सर कर ली थी। इन सब के अलावा एक और हस्ती थी जो इसे बहुत याद आती थी, जिसके ख्याल का वादा इसने किया था एहसन से। वो इस दुखी माँ को कैसे भूल गई? आज वो बेदहानी में ही अपनी कार राना मेंशन के सामने ले आई थी। वहाँ जाकर इसने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ क्या करने आई है, मगर कोई जवाब इसे नहीं मिला। वो हिम्मत करके गाड़ी से उतरी और राना मेंशन के बाहर जाकर खड़ी हो गई। गार्ड ने आयशा को पहचान लिया। पता नहीं अब कोई इधर रहता भी होगा कि नहीं। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं कितने रिश्ते और अपने बच्चों से दूर कर दिए थे। वो राना मेंशन के सामने खड़ी होकर ये सब कुछ सोच रही थी। इसकी आंखें एक दफ़ा फिर बगावत पर उतर रही थी। अचानक राना मेंशन का बड़ा सा मेन गेट खुला और इसमें से रफत बेगम मुस्कुराती हुई बाहर निकली। अपनी बहू को अपने कमरे की खिड़की से ही देख आई थी, मगर ये क्या, वो रो क्यों रही थी? वो इस तरफ बढ़ गई। आयशा अभी भी ख्वाब किसी कैफियत में राहदारी को घूर रही थी। इसे पता भी नहीं चला कि कब रफत बेगम इसके गले से आकर लग गई। जब काफ़ी देर तक वो दोनों रो थी तो रफत बेगम इसे कंधे से थामती हुई घर के अंदर ले गई। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। सब रंग और रोन में तब्दीली आई थी। रफत बेगम ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए बोली, तो डॉक्टर आयशा शेख की डिक्शनरी में रोना वर्ड कब से आया? रफत बेगम का शेख फैमिली से कोई राब्ता नहीं था। वो चंद माह पहले ही तानिया के हाथ से वापस आई थी। तानिया भी इनके साथ ही आ गई थी। इन्हें बस इतना मालूम था कि आयशा का निकाह होना तय पाया था। आगे की कहानी तो इन्हें भी नहीं पता थी, इसलिए एक लफ्ज़ तोल कर बोल रही थी।
इन्हें लगा कि आयशा की शादी मनान से हो गई थी, इसलिए इन्होंने इसका पुराना सरनेम इस्तेमाल किया। आयशा भी अपने आंसू साफ करके बोली, जब से डॉक्टर एहसन की सास ने अपनी बेटी की जगह बहू समझना शुरू कर दिया। रफत बेगम ने एक सवालिया नज़र इस पर डाली। वो इनकी बातों को मफहूम जान चुकी थी। इसने एक सर्द आ भरी और बोली, मैं मरकर भी अमानत की हिफाजत करना जानती हूँ मामा। रफत बेगम ने इसका माथा चूमा। तो मेरे पोते पोती कहाँ हैं? अब के बार इनके लहजे में मोहब्बत थी। घर पर बहुत तंग करते हैं मुझे, चले इनके पास। आयशा बोली। रफत बेगम बोली, तुम इन दोनों को इधर ही ले आओ। आयशा कुछ बोलती इससे पहले ही तानिया की गरजती हुई आवाज़ लाउंज में गूंजी थी। कोई ज़रूरत नहीं है बीबी, अपने बच्चे तुम वहीं रखो जहाँ पे वो हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह तुम मनहूस थी वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी मनहूस होंगे। बस तानिया, रफत बेगम चिल्लाई थी। आयशा तो बस हैरत के सबब इसे कुछ कह ही नहीं सकी थी। इतना जहर कहाँ से हो गई थी वो इतनी बदजन इससे? नहीं मामा, मुझे बोलने दें। पता नहीं मेरे भाई के बच्चे थे या न जाने किसका गुनाह हम पर थोप दिया इस लड़की ने। तानिया फिर से जहर उगलती। बस तानिया, अब की बार रफत बेगम आगे बढ़ी और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह की जीनत बना दिया। आयशा जो पहली बात पे ही साकित खड़ी थी, थप्पड़ की आवाज़ पर चौंक उठी। मामा, आपने इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा? इसके लिए जो आपका बेटा खा गई? अब की बार भी वो जहर उगलती थी। तानिया, मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुमने किसी और की इज्जत उछालने में लम्हे भर की देरी न लगाई? वो भी मेरी बेटी ही है। समझे तुम आइंदा कभी तुम्हारे मुंह से इस किस्म की बकवास न सुनो। वो ये कहकर पलटी ही थी कि अपने आगे आयशा को होश से बेखबर होते देखा तो सोफे पर गिर चुकी थी। ये तो वही तानिया नहीं थी जो इसे अपनी बहन मानती थी। वो तो ये कुछ क्या था वो समझने से कासिर थी। रऊफ बेगम सोफे पर गिरती आयशा को की तरफ बढ़ी थी। उठो आयशा उठो, इन्होंने आयशा का गाल थपथपाते हुए कहा। इन्होंने आयशा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो उठ बैठी थी। रफत बेगम बोली, बेटा मैं तानिया की जगह तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तानिया पैर पटकती हुई दूसरे रूम में चली गई। मामा, ये सब क्या हो रहा है? तानिया, आप इस कदर बदजन क्यों हो गई हैं मुझसे? वो होश संभालती हुई बोली। रफत बेगम ने एक सर्द आ भरी और बोली, बेटा वक्त और हालात ने इसे ऐसा बना दिया है। तुम्हारे जाने के बाद से तानिया की नंद ने इसे तुमसे बदजन कर दिया है। लेकिन क्यों मामा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? वो फिर से बोली। क्योंकि बेटा बकौल इसके एहसन इसका था और तुमने इस पर कब्जा किया था। वो इस्तेज़ाइया हंसी और बोली, इनके जाने के बाद उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं। रफत बेगम बोली, छोड़ो सब कुछ, मेरे पोतों को जल्दी से लेकर आओ। मेरी आंखें तो इंतज़ार करके थक चुकी हैं। वो बोली, हाँ मैं इन्हें लेकर आती हूँ। रफत बेगम से बाहर तक छोड़ने आई। इतनी देर में तानिया भी भारी भरकम बैग और 2 बच्चों को लेकर बाहर निकली। एक तो सायम था और ये तो वो पूरे यकीन से कह सकती थी, और गोद में पकड़ी 4 साल बच्ची को इससे पता नहीं था। मामा, अब आप मेरा जनाजा ही देखेंगी। तानिया ने इतना कहा और वो ये जा वो जा। इसने तो रफत बेगम का मौक़िफ़ भी नहीं सुना और चली गई। रफत बेगम तो बस अपने आंसू संभालती रह गई। आयशा ने इन्हें थामा और आगे तो इन दोनों को कुछ समझ ही न आया और रफत बेगम को अंदर ले आई और सारा को बच्चे राना मेंशन लाने का टेक्स्ट किया। थोड़ी देर बाद अनाबिया और मिराक सारा के साथ राना मेंशन में थे। अनाबिया और मिराक हैरत से हर चीज़ को देख रहे थे। ये वो कहाँ आ गए थे? वो दोनों सारा के साथ लाउंज में आए तो लाउंज में लगी हर तस्वीर में अपनी माँ को हंसते देखा। साथ कौन था? काफ़ी जाना पहचाना था, मगर था कौन? ये तो इन्हें नहीं पता था। अनाबिया, मिराक मेरी जान इधर आओ। आयशा ने इन दोनों को आवाज़ दी। वो दोनों चुपचाप से इसके पास आ गए। बेटा, ये आपकी दादो हैं। अनाबिया और मिराक हर चीज़ समझने से कासिर थे। रफत बेगम कभी मिराक को गले लगाती तो कभी अनाबिया को बोसा देती। अपने बेटे की निशानियों को देखकर वो काफ़ी अश्कबार हो चुकी थी। तानिया का दुख बहुत था, लेकिन वो मिराक और अनाबिया को अपने अंदर समोने में मसरूफ़ थी। आयशा अपने कमरे में दाखिल हुई तो कितनी यादें थी। हर चीज़ बिल्कुल इसी दिन की तरह साफ थी जिस तरह वो छोड़कर गई थी। इस कमरे के साथ तो सिर्फ इसकी खूबसूरत यादें थी। इसकी एक सर्द आ भरी 14 साल बाद। ख्याल ये राइटर ख़त्म कर दें, इनको क्यों इतना लंबा खींचा हुआ है? 14 साल बाद। उफ मामा, देखे ना, मिराक ने फिर से मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब कर दी। अनाबिया जो कि लाउंज में अपनी फाइल लहरा कर दिखा रही थी, चिल्लाई, दादो देखे ना। जब आयशा के सामने इसकी दाल गलती इसे नज़र नहीं आई तो रफत बेगम के पास आकर बैठ गई। रफत बेगम बोली, तो मोहतरमा आप बताएं, आपने मिराक का क्या बिगाड़ा था? अब की दफ़ा आयशा जो कि काफ़ी उदास थी बोली, एनी बेटा, ना किया करो भाई को तंग। इसने टिश्यू से अपना नाक पोंछते हुए कहा। अब मिरान साहब भी मैदान में उतर चुके थे। मामा, इस डायन ने मेरी पैकिंग ख़राब कर दी है। और चंद लम्हों के सरकने के बाद मिराक और अनाबिया एक दूसरे के बालों में हाथ डालते खींच रहे थे और एक दूसरे को खूबसूरत नामों से पुकार रहे थे। चिपकली, टिंडे, गंदे, कद्दू, डायन, कमीनी, हर तरह की। हर बार की तरह आज आयशा इन्हें छुड़वा नहीं रही थी। क्यों? इसकी वजह तो वो सब जानते थे। अचानक रफत बेगम अपनी हंसी दबाते हुए बोली, बस करो तुम दोनों। इनकी आवाज़ पर इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। रफत बेगम ने अपने आंसू पहुंचती आयशा की तरफ इशारा किया तो वो दोनों आयशा की तरफ मुतवज्जो हो गए। मामा, आप रो रही हैं? अनाबिया ने आगे बढ़कर इनकी गर्दन में
के गिर्द अपने बाजू फैलाए। अपने आंसू छुपाते हुए बोली, नहीं मामा की जान। मिराग भी अपनी माँ की तरफ बढ़ा और बोला, मामा। और अब आयशा मजीद बर्दाश्त न कर पाई और मिराग के साथ लगकर रो दी। अनाबिया ने गुस्से से भरी नज़रों से मिराग को देखा। मिराग को अभी फ़र्क नहीं पड़ता था कि अनाबिया अब क्या रिएक्शन दे रही थी। इसे तो सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी, जो कि बिलक बिलक कर रो दी थी। इसकी आंखें तो पहले ही रो रो कर सूज चुकी थी और अब तब एक दफ़ा फिर से हिचकी बंध चुकी थी। जब वो चंद लम्हे रो दी और इसका दिल हल्का हो गया तो मिराग बोला, मामा आप क्यों रो रही हैं? आयशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अनाबिया बोली, ना जाओ तो क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो फुल गुस्से में बोली थी। इसकी बात सुनकर आयशा सीधी होते हुए बोली, नहीं इसे मत रोको, अपने बाबा की तरह इसे भी मुझे तंग करने में मज़ा आता है। मामा प्लीज़ आप तो ना ऐसा कहें, क्यों बच्चों वाली हरकतें करती हैं? मिराग भी अब बोल पड़ा था। आयशा ने एक सर्द आह भरी और अपना हाथ इसके चेहरे पर रखते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे, माँ हूँ ना तुम्हारी, माँ का दिल नहीं ला सकते तुम कहीं से। रफत बेगम सब कुछ खामोशी से देख रही थी। कहाँ ले आया था वक्त सबको? अभी कल ही तो बात थी कि एहसन पास आउट होकर स्वॉर्ड लेकर आया था और अपने पहले मिशन पर वजीरिस्तान गया था, और आज मिराग पास आउट होकर तीसरी स्वॉर्ड घर में लाया था और अब अपने बाप की तरह पहले मिशन पर वजीरिस्तान में जा रहा था। राइटर प्लीज को लंबा क्यों खींचा, ख़त्म कर देना। और कितना रुलाना है मुझे, बार बार मुझे अपना हीरो याद आ जाता है। इसके बाद मैं कोई गलती से भी कोई सैड नावल नहीं पढ़ूंगी। आयशा दो दिन से मुसलसल रो रही थी। सब बारी बारी से समझा चुके थे मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अनाबिया अपनी माँ को अपनी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए इसने मिराग को हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली थी, मगर वो मान ही नहीं रहा था। दादो आप समझाए ना मामा को, मिराग ने रफत बेगम को दुहाई दी थी। रफत बेगम ने एक साथ आ भरी और बोली, वो अब तुम लोगों के कहने सुनने से नहीं समझेगी। आयशा ने एक निगाह इन पर डाली। वो कैसे भूल गई, अगर इसने अपना शोहर को खोया था तो इन्होंने अपना बेटा खोया था। आयशा ने अपना सर इनकी गोद में रख दिया। ये कब खत्म होगा, क्यों ये इतना लंबा है? अभी भी ये 39 तक है। रफत बेगम ने मिराग और अनाबिया को जाने का हुक्म दिया। वो चुपचाप वहां से चले गए। अब वो आयशा से मुखातिब हुई, इतना डर तो मुझे भी नहीं लगा था। आयशा बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। वो बोली, तो अनाबिया कुछ नहीं लगती क्या तुम्हारी? आयशा बोली, वो तो पराई है, जैसे मैं पर आई थी, एक दिन पर लगाकर उड़ जाएगी, मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी। रफत बेगम बोली, बेटा अभी तक तुम्हें क्यों समझ नहीं आई कि खुदा के आजमाइश में बंदों से मदद नहीं मांगते? वो बोली, मामा मैंने तो तभी मदद किसी से नहीं मांगी थी, इन दोनों को लेकर निकल गई थी। क्या हासिल हुआ मुझे सिवाय मिराग की नाफरमानी के? असल में मिराग ने पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर आर्मी में जॉब ली थी। वो कहते हैं ना, शहीदों का लहू हमेशा बहता रहता है। ना भला इस लड़के में 2 शहीदों का खून था, तो भला ये खून कैसे रुकता? इस खून ने तो बहना था। रफत बेगम बोली, इतना नाउमीद मत होना, खुदा इसे इसकी सलामती की दुआ करो और इसे रुखसत कर दो। पता तो है बाप की खसूसियात लेकर आया है। आयशा आखिरी बात पर उठी और बोली, अब करना तो पड़ेगा। वो समझ चुकी थी मगर उदास वो अभी भी थी, इतनी ही थी, मगर अब वो खुशी खुशी घर से भेजने वाली थी। अल्लाह हाफिज भिंडी, मिलूंगा फिर। मिराग आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ा था और सबसे अलविदा करने राना मैंशन की पोर्च में खड़े थे। मिराग जाते वक्त भी अनाबिया को छेड़ना नहीं भूला था। अनाबिया बोली, जल्दी वापस आ जाओ, वरना देख लेना मैंने इस चिपकू नूर को तेरे पीछे भेज देना है। इसने वार्निंग के अंदाज में कहा था और मिराग हंसता हुआ इसके गले लगा और अपनी माँ की तरफ बढ़ा। माँ ने के गले लगकर बोला, पिछली फौजी की जान, अब मजीद मत रोना। रात बाबा ख्वाब में आए थे मेरे और बोले, तुम्हारी माँ को पानी की ड्रिप्स लगाओ किसी दिन हवा में उड़ती हुई ना मिले। इसने शरीर लहजे में अपनी माँ को चुप करवाने की कोशिश की थी। आयशा ने एक हल्की सी चिपत इसके सर पर लगाई। वो बोली, अपने माँ बाप को तो बख्श दो। वो बोला, अब मजीद मत रोइएगा, ठीक है ना? और दादो, आपने इन्हें रोने नहीं देना। इसने रफत बेगम और आयशा के माथे पर बोसा दिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। आयशा लॉन में बैठी थी। वो बैठी फ्रूट्स काट रही थी। अनाबिया के लिए अचानक इसकी आंख पर किसी ने हाथ रख दिया। अनाबिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी थी। आलियान, आयशा इसके हाथों पर हाथ रखकर बोली थी, आपको कैसे पता चला फूफो? आलियान ने आगे बढ़कर एक कुर्सी पे बैठकर बोला। अनाबिया बोली, कैसे हैं आली भाई? आलियान बोला, बिल्कुल ठीक हूँ भाई की जान। आयशा बोली, आज आलियान साहब हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आए?
आलियान बोला, असल में बहुत सीरियस किस्म का मर्ज हो गया है पप्पो। आयशा समझ गई वो क्या बोल रहा है। वो बोली, आलियान बदतमीज़, पता है ना तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी क्या दुर्गत बनानी है। अनाबिया बोली, मामा प्लीज़ मान जाए ना अली भाई की बात। कितना मज़ा आएगा जब अली भाई की शादी होगी मलाइका आपिया से। आयशा ने एक नज़र उठाकर पहले अनाबिया को देखा, फिर आलियान को देखा जो बहुत ही मासूम शक्ल बनाकर बैठा था। वो बोला, मान जाए ना। आयशा बोली, इस उम्र में मेरा कत्ल होगा, भला ये न्यूज़ अच्छी लगेगी कि टीवी पर। और वैसे भी बशर भाई ने नहीं माना। आलियान बोला, तो फुफो कल आप दावत पे आ रही हैं ना, तो आप कल बात करेंगी बाबा से भी और चाचू से भी। आयशा बोली, हरगिज़ नहीं। आलियान बोला, आप अलहदा विलन बनकर बैठी हैं। आयशा बोली, तो तुम मम्मी भाभी से बात क्यों नहीं करते। आलियान बोला, मामा ने अपना इतना बड़ा छितर अपना उतार लेना है और मुझे गली की नुक्कड़ में लाकर लटकाकर कुट लगानी है। आयशा बोली, तो बरखुरदार मोहब्बत से पहली सोचना भी तो था। आलियान फिल्मी अंदाज में बोला, मोहब्बत पे किसी का जोर थोड़ी ही ना होता है, अभी तो मैंने मलाइका को भी बताना है। आयशा ने एक आईब्रो उचकाई और बोली, क्या बताना है उसे। आलियान मासूमियत से बोला, यही कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इस बात पर अनाबिया ने अपने जूस का पहला सिप ही फवारे की शक्ल में बाहर निकाल दिया था। क्या? इसने फटी फटी आंखों से आलियान को देखा। कुछ यही कैफियत आयशा की भी थी। आपने अभी तक मलाइका आपी को नहीं बताया और यहाँ ये अपनी फुफ्फो को बताने आ गए हैं। अरे क्या चीज़ हैं आप। अनाबिया ने इसे दुहाई दी थी। आयशा बोली, होगी ये शादी, हो गई बस। लड़की अभी तक आलियान साहब को भाई भाई कहकर मुखातिब कर रही होगी और आलियान साहब इसे लड़की के साथ निकाह के ख्वाब देख रहे हैं। आलियान फिर से ढेरों मासूमियत चेहरे पर लिए बोला, फुप्पो आप जानती हैं जब वो भाई कहती है तो सीधा यहाँ पर तीर पेस्ता होता है। इसने फिल्मी अंदाज में बोलकर अपने आंसू साफ किए जो आंखों से निकल ही नहीं रहे थे। आयशा बोली, एक एक अदा भाई पे गई है तुम्हारी। आलियान बोला, बस आप लोग आ रहे हैं या फिर कल। अनाबिया बोली, डन हो गया भाई, मामा आप भी फाइनल कर दें। आलियान ने आज भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा और वो इसकी यूं तरसी हुई शक्ल देखकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगी, आगे भाई की मर्जी। इतनी सी बात पे आलियान उछला और आयशा के कंधे पर अपने बाजू खमाल करके बोला, यू आर द बेस्ट पुप्पो। अच्छा बस ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, आयशा बोली और मुस्कुरा दी। आलियान बोला, फिर मैं चलता हूँ, मलाइका को पिक करना है। वो अपने कोट के बटन बंद करते बोला। अनाबिया बोली, उफ ये हैं बेताबियाँ। आलियान बोला, बट पिट ना जाए तो मुझसे। आलियान बोला, पिट ना जाए तो मुझसे। और फिर दोनों से इजाज़त लेकर मलाइका की यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। या अल्लाह ये क्यों इतना लंबा खिंच रहा है। मेरा दिल कर रहा है सब कुछ करके लास्ट एपिसोड पढ़ दूँ, लेकिन फिर दिल तो मेरा वही कर रहा है। चलते हैं। आलियान अपनी तमाम तर वजाहत से मेटे गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। काले बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे, नीली खातिल आंखें, हल्की बड़ी हुई शेव जो इस पे बहुत सूट कर रही थी। वो भी बिजनेस की स्टडी कंप्लीट करके अपने बाप दादा का बिजनेस में हाथ बटा रहा था। मलाइका यूनिवर्सिटी के गेट से अपनी सहेली को अलविदा करती हुई निकली। सफ़ेद रंग, बिल्कुल आलियान जैसी नीली आंखें मगर बड़ी बड़ी, इन पे काली पलकों का झालर, गुलाबी होंठ जिन पर इस वक्त पीच लिपस्टिक लगी हुई थी, काले बाल जिन्हें बॉटम से हाईलाइट करवाया गया था पोनी टेल में मुकीद थे, काली टी शर्ट के साथ काली जीन्स पहने खूबसूरत से चेहरे पर आलियान की गाड़ी को देखकर नकुश तन चुके थे। फिर खुद का काम करती हुई इसकी गाड़ी की तरफ आई, दरवाज़ा खोलकर चुपचाप बैठ गई। आलियान अपनी हंसी दबाते हुए बोला, क्या हुआ, बंदा सलाम ही कर लेता है। वो बोली, मैंने कितनी दफ़ा कहा है आपसे आली भाई मुझे ना लेने आया करें, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाती हैं। आलियान संजीदी से बोला, किस वजह से। मलाइका बोली, वो इस वजह से कि जिस तरह आप उन्हें घूर रहे होते हैं, कोई इंतहाई गुजरे हुए छड़के लगते हैं आप। इसके बाद पर आलियान ने अपने कानों को हाथ लगाया और बोला, तौबा करो लड़की, मैंने किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा सिवाय तुम्हारे। आरे फिक्रा वो सिर्फ दिल में ही कह सका था। वो बोली, फिर भी ना आया करें आली भाई। वो बोला, एक न्यूज़ है। वो बोली, कैसी न्यूज़। वो बोला, कल फुप्पो आ रही हैं। सच्ची। वो बैठी बैठी उछल हुई, कब आ रही हैं फुप्पो, और एनी आ रही है क्या। हाँ सब आ रहे हैं, अब सीधी होकर बैठ जाओ वरना गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। आलियान ने इसके हुस्न से नजरें चुराते हुए कहा था। वाकई मलाइका का भाई कहना इसके गुस्से को हवा दे गया था। खड़ूस, वो इसके
कोसती हुई सीधी होकर बैठ गई थी। आयशा दावत पर डायरेक्ट अरहम और बशर से तो बात ना कर सकी थी, अलबत्ता दानियाल साहब और सालहा बेगम के कानों में डाल आई थी, क्योंकि अगर इन दोनों ने फैसला किया तो वो सब तो लाजमी मानेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे बच्चे का? मैं कल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैं कल आ रहा हूँ। वाकई? चलो ये तो बहुत ठीक हो गया। मिराक ने फ़ोन पे आयशा को अपनी आमद की खबर दी थी। इसी बात के साथ आयशा ने खुशी के साथ फ़ोन रखा था। पूरे 4 महीने बाद इसका लख्ते जिगर वापस आ रहा था। इससे ज़्यादा शायद ही कोई खुश होता, मगर वो तो जाने के लिए आ रहा था, मगर कहाँ। अब ये तो वो ही बेहतर जाने। वो सब कुछ चला रहा था, वो जो सब कुछ चला रहा था, क्या मतलब अब इसकी किसी भी डेथ हो जाएगी क्या? अल्लाह। बस नॉवल इसके बाद मैं लास्ट एपिसोड पढ़ूंगी, इसके बाद डायरेक्ट जंप करूंगी लास्ट एपिसोड पे, क्योंकि मैं दरमियान में एपिसोड नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबा नॉवल हो गया ऑलरेडी। मैं नहीं चाहती और लंबा हो, प्लीज़, ठीक है? कोई माइंड ना करना, क्योंकि अब ठीक है ना, सुन लिया आप लोगों ने क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। मिराक ने धमाकेदार एंट्री दी थी। सब लोग डिनर पर इकट्ठे थे जब मिराक दरवाजे से दाखिल होकर इनके सर पर पहुंचा था। आयशा ने इसे देखकर अपने जगह से फ़ौरन उठी और अपने नम आँखों से साथ इसके माथे पर बोसा दिया। मेरा बच्चा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा फेवरेट वाइट कौरमा बनाया है, जल्दी से आ जाओ। इसने अपने कमरे में जाते हुए भी अनाबिया को तंग करना फर्जुल ऐन समझा था। वही चिपकली, अनाबिया बोली। हाँ बोल। तू तो तूने एक्सेप्ट कर लिया तो चिपकली है। मिराक ने इसके बाल खींच देकर भाग गया। उफ मामा, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं है? अनाबिया ने आयशा को दुहाई दी थी। बेटा, एक ही भाई है तुम्हारा, इससे तो बना के रखो। आयशा ने भी इसे प्यार से समझाया था, मगर वो अनाबिया ही क्या कि जो एक दफ़ा पे समझ आए और वापस अपनी प्लेट में मगन हो गई थी। कुछ देर बाद मिराक फ्रेश होकर नीचे आया और इन चारों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर वो भी बैठे बातें कर रहे थे जब मिराक अचानक बोला, मामा, अगर कल आपके दरवाजे पर मिराक एहसन का ताबूत आ जाए तो आप क्या करेंगी? बस उफल्ला, क्यों ही करते हैं ऐसी बातें। रफत बेगम दहल गई। ये बात तो कोई और भी करके गया था चंद साल पहले, मगर बंदा कमरे में सिर्फ माँ के साथ राज और न्याज करके गया था, लेकिन ये तो सरेआम माँ को ललकार रहा था। मिराक ने एक शहर में बात की थी। आयशा मुस्कुराती हुई बोली, अगर शहीद होकर आए तो कम रहूंगी, और अगर वैसे ही आए तो ये समझूंगी कि अल्लाह ने चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। वो नताइज जानती थी और मुकद्दर को वो बदल नहीं सकती थी, इसलिए बस चुपचाप सच के कड़वे घूंट पी रहे थे। मिराज इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अनाबिया को तो पहले कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मिराक आज ये क्या कह गया था। वो इसकी माँ ने भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया था, बस सादा सा गैर रस्मी जवाब। वो सब कुछ समझने से कासिर थी। फिर बस सर झटक कर अपने कमरे की तरफ चल दी। आज किसी ने की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आशा सारी रात जागती रही थी। न जाने क्यों दिल को एक गुमान सा था, कैसी बुरे वक्त का अंदेशा था, मगर वो सब कुछ रद्द कर देना चाहती थी। वो अपने कमरे में ही बैठी थी। एहसन की यादों से भरा बॉक्स खोले, वही सालों पुरानी बैंडेज जिसके ऊपर खुसूसी तौर पर इसके लिए फौजी की जान लिख कर गया था, इसके एक्सीडेंट के वक्त इसका लॉकेट, इसके खून से रंगी तस्वीर, एहसन का यूनिफॉर्म, इसके बूट, इसका आखिरी खत, सब कुछ तो संभाल कर रखा हुआ था। वो माजी को पीछे तो छोड़ आई थी, मगर चाह कर भी वो इस माजी को भुला नहीं सकती थी। यही तो चीज़ें थी इसे जीने की वजह देती थी। इसने शादी से पहले का कोई किस्सा मिराक और अनाबिया के गोशगुजार नहीं किया था, अलबत्ता शादी के बाद की हर अच्छी याद इनसे शेयर की थी। एहसन के साथ ना होने का मलाल एक जगह था, तो दूसरी जगह एक माँ से इसकी बेटी दूर कर देने का मलाल एक, और तीसरा इसके दिल में प्योस था। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानती थी। तानिया ने इस दिन के बाद से कभी राना मैंशन का रुख नहीं किया था। रफत बेगम तो आज भी इसकी याद में दरवाजे को तक देखती रहती थी। शायद आज ही वो आ जाए, मगर वो नहीं आती। अगली शाम वो सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। अचानक मिराक उठा और अंदर की तरफ वापस चला गया। फिर वापस अपनी चेकबुक और एक पेंसिल लेकर आया। रफत बेगम बगौर इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। ये सब वाकयात दूसरी दफ़ा रोनमा हो रहे थे। इस बात का तो अंदाज़ा था इन्हें। मिराक कुर्सी पर बैठा और एक चेक पर साइन किया। चेक पर 5 लाख अमाउंट लिखी थी और ये डेट वाला खाली खाना रखा। फिर इसने वो चेक अनाबिया को पकड़ा दिया। अनाबिया ने हैरान नज़रों से देखा। इसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए बोला, तुम मेरी इकलौती बहन हो और मैं इस घर का बेटा हूँ। तुम्हारी शादी ये तो शायद ना आ सकूँ, मगर अपनी शादी पर खाना तुम अपने पैसों से खिलाना और ज़ाया मत करना है। ये पैसे मेरे खून पसीने की कमाई है। अनाबिया इसकी एक एक बात समझने से कासिर थी, मगर इसने बखुशी चेक रख लिया था। वो बोली, बुखड़, कुछ तो तुम्हारी जेब से मुझे भी नसीब हो। आशा इसकी तरफ बस देखे जा रही थी। क्या वो एक दफ़ा फिर से आजमाई जाने वाली थी? लेकिन आज भी ये आजमाइश अकेले ही पार करनी थी। मामा, कोई विश बता दें जो मैं आपकी
पूरी कर सकता हूँ, मिराग ने आयशा के साथ बैठते हुए कहा। आयशा ने अपनी किताब टेबल पर रखी और अपनी ऐनक उतार कर बोली, बेटा तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पापा ने मेरी शादी हुई थी तब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जो झंडे वाली गाड़ी थी ना नहीं होती जिसमें मैं तुम्हारे पापा के साथ बैठूं। बस इसके बाद मैं लास्ट एपिसोड पढ़ूंगी, दरमियान वाला एपिसोड नहीं पढ़ूंगी। अल्लाह, मगर इनके साथ तो मौका नहीं मिला, पर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। आयशा ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। मिराग मिराग ने अपने कॉलेज फिल्मी अंदाज में सीधे करते हुए बोला, मामा आप एक आर्मी ऑफिसर की माँ हैं, कुछ बड़ा मांगे। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम ही बता दो कि फिर मैं क्या मांगू जो तुम मुझे दिला दो। मिराग इसकी तरह मुस्कुराते हुए देखकर बोला, सजदा। आयशा ने ना समझने वाले अंदाज में कहा, सजदा? वो बोला, जिस झंडे वाली गाड़ी में बैठने की बात कर रही हैं आप, इस झंडे से सजदा करवा सकता हूँ मैं आपको। मिराग की आंखों में एक खसूसी चमक थी। आयशा इसके सामने तो बस मुस्कुरा दी थी, दिल अंदर से दहल गया था। आयशा ने इससे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें से आए मोती को वापस अंदर किया। अच्छा मामा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिराग अगले ही दिन कश्मीर की पोस्टिंग पर चला गया था। आयशा जिस तरह 20 साल पहले एसएन के पोस्ट में अलविदा कहने गई थी, बिल्कुल इसी तरह धड़कते दिल और बहती आंखों के साथ वो आज मिराग को अलविदा कहने आई थी। फी अमानुल्लाह, रफत बेगम ने कहा और मिराग अपना बैग संभाल करता हुआ निकल गया। मिराग को गए 2.5 महीने होने को आए थे और वो सिवाय आयशा का हाल चाल पूछने के फ़ोन ही नहीं करता था। माह रमज़ान का 21वां रोज़ा चल रहा था। आज दिल बहुत भारी भारी। इसके बाप की विदायत रमज़ान में हुई थी ना। या अल्लाह, आज दिल बहुत भारी भारी हो रहा था इसका। वो बिल्कुल पागलों की तरह फ़ोन के पास बैठी इसी फ़ोन का इंतजार कर रही थी, मगर फ़ोन ना आया। वो मायूस वापस लौट गई। इफ्तारी के बाद अचानक फ़ोन बजा, लेकिन फ़ोन इसके लिए नहीं, अनाबिया ने उठाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर है? मिरान ने आज कॉल कर ली। अनाबिया ने फ़ोन उठाते ही मिराग को टांग खींची चाहिए। मिराग ने संजीदगी से लहजे में कहा, सबको इकट्ठा करो। अनाबिया बोली, क्या मतलब? मिराग बोला, मामा और दादो को बुलाओ। इसे इस कदर संजीदा लहजे में सुनकर इसने फौरन आयशा और रफत बेगम को बुलाया। रफत बेगम इसकी हर एक ही आवाज़ में पर फॉर्म के पास आ गई थी। मिराग ने रफत बेगम और अनाबिया से कुछ देर की बात की, फिर वो बोला, एनी मामा को बुलाओ। रफत बेगम अपने आंसू पोंछती हुई अनाबिया से बोली, जाओ आयशा को बुलाकर लाओ। एनी इनके हुक्म की तामील करते हुए आयशा को बुला लाई। आयशा बोझल कदमों के साथ कपकपाती हुई फ़ोन के पास आई, रिसीवर कान पर लगाया। अस्सलाम वालेकुम मामा। मिराग बोला, वालेकुम सलाम मामा की जान। इसने अपने आप को कंपोज करते हुए जवाब दिया। आयशा के आंसू में रवानी आ गई थी, आवाज़ भीग चुकी थी, मगर आवाज़ बिल्कुल संजीदा थी। वो बोला, मामा मुझे बाबा नजर आ रहे हैं। अल्लाह, क्यों इतना इमोशन लिखे राइटर? आपको क्या दुश्मनी थी मुझसे? इसलिए पहले किसी ने नहीं पढ़ा। आयशा ने इसकी बात सुनकर आंखें बंद कर ली और एक हाथ अपने मुंह पर रखा कि कहीं इसकी सिसकी बुलंद ना हो जाए। मिराग भीगी सी आवाज़ में फिर से बोला, मामा मुझे बाबा नजर आ रहे हैं। आयशा एक साथ आ भरी आंखें खोली और बोली, तो बेटा अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। रफत बेगम ने कभी किसी को एहसन के साथ होने वाली बातों के मुतल्लिक किसी को भी नहीं बताया था, मगर मिराग बिल्कुल इसी किसी जैसी बातें क्यों कर रहा था। मिराग बोला, मामा बाबा जानी कह रहे हैं कि मेरी फौजी की जान से कहो गमज़दा ना हो। अल्लाह, 20 साल इन्होंने मेरा इंतज़ार किया है। आयशा बोली, तो बेटा अपने बाबा से कहना कि इनका इंतज़ार हासिल ठहरा। मगर आयशा एहसन सब लुटा चुकी है इनके इंतज़ार में, फिर भी ला हासिल रही। मिराग ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। वो बोला, तो मामा मेरी ऐनी की शादी किसी अच्छी जगह कीजिएगा, मैं और बाबा हम दोनों शादी में आएंगे। आयशा बोली, जाओ, अब तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे होंगे। और राब्ता कट गया। उसके बाद पक्का लास्ट एपिसोड पढ़ूंगी, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों ऐसा है? मुझे लगा और आगे दुखी नहीं होगा, बट फिर इसके बेटे ज़्यादा सा क्यों होना था? आयशा अपने दिल पर हाथ रखकर वही ज़मीन बोस हो गई थी। अनाबिया ने इसे थामा। रफत बेगम भी इसकी तरफ बढ़ी। आयशा बोली, आज आपके दुख का अंदाज़ा हुआ मुझे मामा। रफत बेगम ने इसे अपने सीने से लगा लिया। अनामिया अब रो देने को थी। इससे समझ तो मिराग की एक अभी बात नहीं आई थी, मगर अपनी माँ की हालत से इसे देखती नहीं जा रही थी। एक दफ़ा फिर से तारीख दोहराने जाने की थी। ठीक 5 दिन बाद वही सब कुछ हुआ जो तकरीबन 20 साल पहले हुआ था। 27वीं शब, और वो जाए नमाज पर बैठी। वो रो कर दुआएं कर रही थी।
रोती रोती जान नमाज पर सी सो गई थी। जान एहसन उठो। एहसन ने इसे कंधे से हिलाकर उठाया। इसने सामने देख कर वो बौखला गई और वो कदम पीछे को खिसकी। एहसन ने इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आशा ने इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां रखी जैसे यकीन कर रही हो कि वही है। एहसन इसकी हरकत पर मुस्कुराया और बोला, अभी भी यकीन एहसन इसकी हरकत पर मुस्कुराया और बोला अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वो इसके सीने से लगकर रोती हुई बोली, क्यों चले गए आप? एहसन ने इसे अपने से अलग किया और इसके चेहरे से आंसू साफ करके बोला, क्योंकि तुम रोती बहुत हो। वो बोली, मैं नहीं रोऊंगी, आप प्लीज़ एक दफ़ा आ जाएं। एहसन बोला, बेगम आ तो गया हूँ, चलो अब उठो। एहसन ने इसे जानमाज से उठाया और दोनों अपने कमरे में ही थे। बेड की एक साइड पर जो दो झूले थे, एक में नन्ही सी अनाबिया सो रही थी और दूसरे में नन्हा सा मिराक। एहसन और आयशा दोनों इन झूलों की तरफ बढ़े। एहसन ने पहले अनाबिया को अपने हाथों में उठाया और सोती हुई गुड़िया को प्यार किया और फिर वापस रख दिया। आयशा अपने मजाजी खुदा को देखने में मसरूफ थी और अचानक मिराक रोने लगा। क्या मतलब? एहसन ने इसे गोद में ले लिया और फिर भी चुप ना किया तो आयशा ने मिरान को एहसन से लेना चाहा, मगर एहसन ने इसे ना दिया और बोला, इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, ये सब हो रहा है। अनाबिया तुम्हारे पास है, इसका ख्याल तुम रखना। एहसन दरवाजे से ही मिराक को पकड़कर गुजर गया। आयशा ने इसे आवाज़ दी, नहीं, मगर एहसन किसी अंधेरी नगरी में जा चुका था। नहीं, वो हड़बड़ा कर उठी थी। ये कैसा ख्वाब था? ये क्या हो रहा था? वो जब उठी तो मुझे लगा कि अब तक राइटर ने ट्विस्ट डाला कि वो सब पूरा ख्वाब देख रही है उसकी, एहसन मर गया, वो सब वहीं से स्टार्ट हो जाए, कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं ना। एक दफ़ा फिर वो पागलों की तरह पूरे घर में घूम रही थी, इधर से उधर दरवाज़ा खोल कर देख रही थी, फिर वापस उन्हें बंद कर रही थी। हर कमरे में एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, एहसन और मिराग बाजू हमाल किए खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। ये सब ड्रामा तब खत्म हुआ जब 8 बजने के करीब फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हुई। पोर्च में गाड़ियों की रुकी, वो बाहर की तरफ लपकी। रफत बेगम और अनाबिया भी बाहर की तरफ भागी। रफत बेगम जान चुकी थी कि वक्त आ गया है। वो चुपचाप छोटे छोटे कदम लेकर बाहर की तरफ बढ़ रही थी। वीरान आंखें मजीद वीरान और सख्त हो चुकी थी। एक आदमी ऑफिसर जिसके बालों पे चांदी आ चुकी थी, सबसे हिलाली परचम लेकर आयशा की तरफ बढ़ा। इसे तो आयशा बखूबी जानती थी, यही तो था वो जो एहसन को लाया था रेहान, और आज इसके बेटे को लेकर आ रहा था। आयशा बहती आंखों के साथ मुस्कुरा रही थी। इसे झंडे से सजदा करवा सकता हूँ मैं आपको। मीरान की आवाज़ इसके कानों में घूमी थी, वो बस मुस्कुरा ही सकी। रेहान की आंखें नम थी। आयशा ने आगे बढ़कर झंडे को थामा और सबसे हिलाली परचम को आंखों से लगाया। ताबूत एक गाड़ी से निकला और पीछे आई अनाबिया की एक क्यों इतना सैड लिखा है। दिल दहला देने वाली चीख पूरे राना मैंशन में गूंजी थी। पूरी शेख फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी और हमने आगे बढ़कर आयशा को थामा। मेरा आँख अनाबिया फिर से चीही थी और जमीन पर गिर गई थी। फरिश्ते और मलाइका ने इसे थामा। भाई, वो खलक के बल फिर से चीखी थी। आयशा इसकी चीख में से दहल गई। इसने भागकर अपनी आखिरी निशानी को संभाला। मेरी जान, रो मत, बेटा मत रो। सालहा बेगम इस अपनी नवासी को दिलासा दे रही थी। आयशा एक कोने में बस बैठी थी। अनाबिया आयशा के पास आई और इसे कंधों से झिझोड़ते हुए बोली, आप ऐसे क्यों नहीं रोक रही? इसे उठाए, वो आपके कहने पर उठ जाता है, इसे उठाए ना मामा। आयशा ने खाली खाली नजरों से अनाबिया को देखा जो मराक के जाने पर पागल हो देने को थी। आयशा ने अनाबिया को अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों ताबूत के पास बैठी थी। आज भी वो चीख नहीं रही थी, बस आंसू बहा रही थी। और हम बशर, आलियान और फवाद हमाद जनाजा लेने आए और हमने अनाबिया को पीछे हटाया, मगर वो दीवाना वार इससे लिपटी रही हुई थी। बशर ने आयशा को दूर किया तो वो बिला मज़ाहमत दस्तबरदार हो गई थी। आज फिर वो धीमे लहजे में बस सिर्फ इतना ही बोल सकी ध्यान से। इसने सुनने वालों को फिर से दिल दहल गए थे। मगर अनाबिया चिल्ला उठी, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे भाई को? अरहम ने इसे पकड़कर ताबूत से पीछे किया। अरहम बोला, अनाबिया पीछे, बच्चे सब्र करो। अनाबिया आयशा पे ढह गई। इसकी चीख और पुकार ने दर्द का एक नया बाब खोला था। मैया जा चुकी थी। एक दफा फिर वो हाली हाथ रह गई थी। इसकी दुनिया कितनी महदूद हो जाती थी वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। रफत बेगम तो मंजर से कहीं गायब ही थी। वो आयशा को इस हालत में नहीं देख सकती थी। पहले शौहर सिर्फ 4 माह बाद ही दगा दे गया और अब इसका बेटा।
मिराज की शहादत को 1.5 माह गुजर चुका था। आयशा अकेली ही कब्रिस्तान आती थी। मिराज के जाने के बाद इसे चुप सी लग गई थी। अलबत्ता अनाबिया ने चीख कर रो रो कर अपना गुबार निकाल दिया था, लेकिन दर्द तो इससे भी इतना ही हो रहा था। मैं आगे नहीं पढ़ पा रही, बस यही कि आगे मैं नहीं पढ़ सकती। जिसे पढ़ना है वो पढ़ ले, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। बस मैं लास्ट एपिसोड देखने, मुझसे और हिम्मत नहीं और पढ़ने की। लास्ट एपिसोड में क्या है, साले बदले ले रहे हैं पिछले। फवाद ने आंखें दिखाते हुए कहा। फरिश्ते बोली, बेटा बस ये सब उनकी स्टोरी चल रही है सारी। वो अब लाहौर वापस आ गए। पहले से आशा से माफ़ी मांगने के लिए इसके कमरे में आई। रफत बेगम भी इसके साथ थी। वो दोनों कुछ बातें कर रही थी। अनाबिया कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगी। मामा, हम एनी से पूछ लेते हैं, इसके कोई मसला ना हो। या आगे उसके रिश्ते की बात है सारी। मैं नहीं पढ़ सकती, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। 2 साल बाद सारी हुई है इनकी, अब मेरा दिल नहीं कर रहा और पढ़ने का। जिसने पढ़ना है वो बस, क्या पढ़ना है आप लोग को भी उम्मीद रहा वहाँ पे ही हो गया होगा, क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ सकती, मेरा दिल नहीं कर रहा। कि हमारी कौम की हाल क्या है। अच्छा, अब ये बस मीन्स इसमें पूरा ये देखो, ये सारे ये इसमें आखिर से मैंने 1-2 लाइनें दिल में ही पढ़ी हैं। ये सारी वो यही कह रही है कि मतलब आपकी कैसे, मतलब वो बस फौज की अहमियत है, सारा वो वाजे किया हुआ है। मतलब इस राइटर का पूरा टू द पॉइंट क्या था, लास्ट में उसने यही कहा कि वो राजी थी अपने मुश्किलों के लिए। ठीक है, ये आगे मेरा दिल कर रहा है ये पढ़ूँ, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रही पढ़ने की। सो प्लीज़ मुझे बहुत, आई एम सो सॉरी मैंने ये नावल पढ़ा। मैं खुद भी बहुत रोई हूँ। और मतलब मुझे ये नावल नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इसका एंड ऐसा होगा। अगर पता होता ना, सीरियसली मैं ये कभी नहीं पढ़ती। लेकिन इससे ये भी हमने सबक सीखा है कि देखो, फौज में जो लोग रियल में जाते हैं, तो एक नावल था ना, नावल एक फर्जी कहानी थी, लेकिन जो लोग रियल में फौज में जाते हैं, उन माओं का कितना बड़ा ज़र्फ होता है, कितने लोग शहीद होते हैं, उनके घर वाले, उनके बच्चे सब। और फिर भी था कि इसमें इस आयशा कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया था कि इसने अपने बेटे को शहादत पे किसी किसी सब्र किया था, अपने शौहर, अपने बेटे को। और अब क्या पता आगे भी किस तरह इसी तरह है। मतलब यही है कि मतलब सल्यूट है मेरा इन माओं को, इन बहनों को, इन बीवियों को जो अपने हस्बैंड्स, अपने भाइयों, अपने बेटों को इस फौज में जाने देती हैं, और जिनकी वजह से हम सब अपने घरों में आराम से सो सकते हैं। अगर वो माएँ भी डर जाएं, फौज में ना कोई जाए, तो हम कैसे, हम तो रात को फिर सुकून से सो नहीं सकते। हम जो सुकून से सो रहे हैं, ये इसी फौज की बदौलत है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ अवर फौज, और सल्यूट है इनको। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत सैड हो गया है ये एंडिंग। और अभी 1-2 एपिसोड तो मैंने स्किप कर दी, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मेरा हिम्मत नहीं थी मैं ये पढ़ सकूँ। बट इससे यही है कि बस दुआ करें, अल्लाह हर किसी के बेटे, हमारे बॉर्डर पे खड़े जवानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हर माँ को, हर बीवी को, हर बहन को इस दुख से दूर रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और नावल में, तब तक खुदा हाफिज़।